बायोटेक्नोलॉजी यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या तो आप लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हो, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या आप एंजाइम्स का यूज कर रहे हो टू प्रोड्यूस, कुछ बनाने के लिए, टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट। यूजफुल प्रोडक्ट किसके लिए? हमारे लिए, है ना। एंड सर्विसेज हमारी सेवा के लिए, है ना। तो ये है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी इज यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या एंजाइम्स, ठीक, और उनसे हम क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट, और वो हमारे लिए, हमारे यूजफुल के लिए है। इसको हम कह रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी, है ना बेटा। अब क्या होता है, ये है हमारे पास क्या है? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी मेनली यूजेस क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। मॉडर्न जो बायोटेक्नोलॉजी है वो क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। हमने जेनेटिक तौर पर उसको क्या कर दिया? मॉडिफाइड, जेनेटिक लेवल पे क्या कर दिया? उनको मॉडिफाइड, उनके जीन में कुछ एडिशन कर दिया है, कुछ डिलीशन कर दिया है हमने उनके डीएनए में, है ना। तो वो क्या हो गया? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हो गए। बेटा अब क्या है, ये जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है जो डेफिनेशन, वो क्या है तुम्हारे लिए? डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग टू? यूरोपियन फेडरेशन। किसके अकॉर्डिंग? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये तुम्हें डेफिनेशन याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये नीट वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। अब ये डेफिनेशन याद रखनी है, बायोटेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन। इंटीग्रेशन, हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, किसकी? जो नेचुरल साइंस है, प्राकृतिक साइंस, एंड ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को जोड़ रहे हैं हम, या हम सेल्स को जोड़ रहे हैं, या कुछ पार्ट्स को जोड़ रहे हैं ऑर्गेनिज्म के, है ना, देयर ऑफ, एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स एंड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये है हमारे पास अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन। बायोटेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन तुम्हें याद करनी है। यस, यूजेस फॉर ह्यूमन वेलफेयर, ओके, है ना। तो मैम आज बायो का प्रैक्टिकल था, गुड बेटा। कैसा गया? कैसा गया? क्या आगे बात करते हैं? प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बेटा हम कभी भी करते हैं तो उसके दो प्रिंसिपल है, दो मुख्य प्रिंसिपल है कि उन सिद्धांतों के बिना तुम बायोटेक्नोलॉजी नहीं कर सकते। तो पहला क्या है तुम्हारे पास? जेनेटिक इंजीनियरिंग, तुम्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग आनी चाहिए। दूसरा क्या है? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग या केमिकल इंजीनियरिंग, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, ठीक। या तो तुम्हें आनी चाहिए जेनेटिक इंजीनियरिंग आनी चाहिए, साथ साथ बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग आनी चाहिए, तभी तुम बायोटेक्नोलॉजी को कर सकते हो, है ना। इसके अंदर क्या करते हो तुम? अल्टर डीएनए या आरएनए केमिस्ट्री। तुम्हें डीएनए आरएनए को कट करना है, निकालना है, ये सब करोगे, अल्टर करोगे तुम। क्या अल्टर करोगे? डीएनए की केमिस्ट्री को, है ना। इंट्रोड्यूसिंग मॉडिफाइड जीन्स इनटू होस्ट, और तुम्हें जो भी अपने डिजायरेबल जीन चाहिए, जो तुम्हारी इच्छा के जीन है, तुमने कोई भी ऑर्गेनिज्म लिया, उसके डीएनए में, अगर डीएनए उसको तो डीएनए में, अगर आरएनए है तो आरएनए में तुम क्या करोगे? कुछ भी काट पीट करोगे, है ना, कट करोगे, ज्वाइन करोगे, लाइगेट करोगे। क्या लाइगेट करोगे? अपना डिजायरेबल जीन, जो तुम्हारी इच्छा है कि हाँ इस जीन के ये सिम्टम्स हमारे पास आने चाहिए उसमें, ऑर्गेनिज्म में, तो वो तुम क्या करोगे? जोड़ोगे। तो ये तुम कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या कर रहे हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना। इंट्रोड्यूसिंग मॉडिफाइड जीन्स इनटू होस्ट, चेंज फिनोटाइप, और जो भी बेटा अब जो भी तुम चेंज कर रहे हो, है ना, ये चेंज है, अब इसमें तुम अपना डीएनए जोड़ रहे हो और कुछ हटा रहे हो, तो बेटा ये सब प्रोटीन बना के हमारे फिनोटाइप तो दिखाएंगे, एक्सप्रेस करेंगे हमें, है ना। तो क्या होगा? उससे फिनोटाइप चेंज हो जाएगा, जो भी फिनोटाइप, जो जिस अकॉर्डिंग जीन है उस अकॉर्डिंग फिनोटाइप आएगा, है ना। अब क्या है? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। अब बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या है बेटा? मेंटेन स्टेराइल कंडीशन, मेंटेन स्टेराइल कंडीशन मतलब तुम काम कर रहे हो लेबोरेटरी में, है ना, अब तुम्हें ये नहीं पता कि वहां कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और तुम खुद अगेन एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में काम कर रहे हो, तो तुम्हें यही नहीं पता चलेगा कि तुम्हारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था, ये तुम जो काम कर रहे थे, वो कहाँ है, क्या नहीं प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट मिलेगा तुम्हें। हो सकता है कोई और ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाए या कुछ और हो जाए, पता ही नहीं पड़ पाएगा तुम्हें। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है? पूरा जो इन्वायरमेंट है वो तुम क्या करोगे? स्टेराइल कर दोगे, कोई और अदर ऑर्गेनिज्म उसमें ना रहे, है ना। तो क्या करोगे तुम उसमें? चलो आ जाओ। मेंटेन स्टेराइल कंडीशन, लार्ज स्केल ग्रोथ ऑफ डिजायरेबल माइक्रोब या सेल्स, एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन एंड एंजाइम्स, ठीक। तो ये किसके अंदर आती है? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर। ये दोनों हमारे पास प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? फॉर जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी के लिए दो चीजें आनी चाहिए, ठीक। ये दोनों चीजें आनी चाहिए, गुड। अब देखो व्हाई जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्या व्हाई जेनेटिक इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना। तो क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब बहुत ज्यादा वेरिएशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब नन वेरिएशन, लेस वेरिएशन, और सेक्सुअल मतलब काफी वेरिएशन मिलती है, वेरिएशन होती है, बट अनवांटेड जीन्स आल्सो एंटर। मतलब अगर हम पुराने टाइम की बात करें, पुराने टाइम में, है ना, तो क्या होता था? हम ब्रीडिंग करते थे, क्या करते थे? ब्रीडिंग, गाय की, भैंसों की, गायों की, बकरियों की, है ना। तो हम क्यों करते थे? हम कहते थे कि वहां उस गांव का उसमें क्या है, जो वो मेल है उसके अंदर क्या है, उसकी इम्यूनिटी अच्छी है ना, और गाय क्या अच्छा दूध देती है, तो हम उसको आपस में क्रॉस कर देते थे। लेकिन क्या होता था? इसके साथ साथ क्रॉसिंग में, ये नेचुरल क्रॉसेस हम जो कराते थे, इसमें क्या होता था बेटा? इसके अंदर डिजायरेबल जीन जो हमें चाहिए, उसके साथ साथ अनवांटेड भी सिम्टम्स, या हम कह सकते हैं जीन्स आ जाती थी। क्या आ जाती थी? अनवांटेड जीन्स भी एंटर कर जाती थी। तो इसकी वजह से ट्रेडिशनल ब्रीडिंग के अंदर, है ना, टाइम कंज्यूमिंग एंड इम्प्राइसिस, है ना, तो इसकी वजह से हमने क्या किया? हमने बायोटेक्नोलॉजी डेवलप करी। ये हम करते थे, इसमें हमें क्या है? डिजायरेबल जीन के साथ कैसी जीन भी आ रही है जिसकी हमें नीड नहीं है, अनडिजायरेबल है, वो भी आ रही है।
जेनेटिक इंजीनियरिंग सिर्फ क्या करती है, ट्रांसफर ओनली डिजायरेबल जीन। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम सिर्फ अपनी पसंद की ही जीन डालेंगे, जो हमें नहीं चाहिए वो हम नहीं डालेंगे। नो अनवांटेड जीन्स ट्रांसफर, क्लियर, अनवांटेड जीन्स नहीं जाएगी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, अब क्या रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ओके क्या कह रखा है इसने, एलियन डीएनए। चलो रिकॉम्बिनेंट डीएनए में हम क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब जैसा आप ये समझ रहे हो, रिकॉम्बिनेंट मतलब हम किसी को जोड़ के कंबाइन करके बना रहे हैं, क्या करके, कंबाइन करके बना रहे हैं, है ना। तो एक डीएनए है, ये डीएनए है, इसके अंदर मुझे पता है कि इंसुलिन की जीन है, बढ़िया जीन चाहिए हमें इंसुलिन की, किसी की भी हम कह सकते हैं, हमें विटामिन ए की जीन चाहिए, विटामिन बी 12 की जीन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस डीएनए के अंदर अपनी डिजायरेबल, जो हमारी इच्छा के अनुसार जीन होगी, डिजायरेबल, अपनी डिजायरेबल जीन को जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और कैसे जोड़ेंगे वो मैं बताऊंगी। अब उसके बाद ये जो बन के आएगा, इसको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्लियर है ये बात, है ना। तो एलियन डीएनए मस्ट हैव ओरिजिन ऑफ, चलो ये आगे कराऊंगी मैं, क्या है, चलो। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारे पास स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोवर, इन्होंने बनाया था 1972 में। 1972 में इन्होंने क्या किया था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बनाई थी, क्या बनाई थी, एंटी बायोटिक, चलो यहाँ लिखा हुआ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन्होंने ली थी, है ना। उसको क्या किया, प्लाज्मिड कौन सा लिया, साल्मोनेला टाइफ्यूरियम, कौन सा लिया, साल्मोनेला टाइफ्यूरियम। इन्होंने ये प्लाज्मिड लिया, प्लाज्मिड पता होगा सबको, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स होते हैं किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर, बैक्टीरिया वगैरह के अंदर, है ना। तो ये सर्कुलर होते हैं। तो ये इन्होंने क्या लिया, साल्मोनेला टाइफ्यूरियम प्लाज्मिड लिया, इसके अंदर इन्होंने एंटीबायोटिक, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यहाँ पे जोड़ दी, ठीक है। तो बेटा ये भी डीएनए और ये भी हमने जीन जोड़ दिया, ये भी डीएनए। तो ये जो बना, ये क्या बनेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्या बनेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, है ना। यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमने यूज किए, कैसे, हम यहाँ पे इसको कट करेंगे और इसमें अपने डिजायरेबल जीन जोड़ेंगे, तो हमें इसे कट करना पड़ेगा ना, उसको कट करते हैं, उसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब स्टेप्स इन जेनेटिक मॉडिफिकेशन, अब क्या क्या होने चाहिए, स्टेप्स इन जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो क्या होना चाहिए, सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायरेबल डीएनए या जीन। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें जो जीन चाहिए वो जीन कहाँ है, पहले तो उसको ढूंढो, आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद क्या करोगे, उसको तुम होस्ट में डालोगे, किस में डालोगे, होस्ट में डालोगे। और वो होस्ट के अंदर जाए तो क्या करे, मेंटेन्स इनहेरिटेंस प्रोजनी। अब वो होस्ट के अंदर जा रहा है, तो वो होस्ट अगर क्या करेगा, डिवाइड करेगा या रिप्रोडक्शन करेगा, तो वो जो उसकी प्रोजनी है उसके अंदर भी वो जीन एक्सप्रेस करे, उसके अंदर भी वो जीन एक्सप्रेस करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ हमारे पास डिजायरेबल जीन, फिर उस डिजायरेबल जीन को हम होस्ट में इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर जो होस्ट में इंट्रोड्यूस की गई है डिजायरेबल जीन, वो क्या करे, इनहेरिट भी हो, आगे प्रोजनी में भी एक्सप्रेस करे। अब क्या है, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्या क्या टूल्स चाहिए होते हैं हमें, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फॉर किसके लिए चाहिए, डीएनए को कट करने के लिए, ठीक है, कट करने के लिए, कट डीएनए, इसके लिए हमें क्या चाहिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसका दूसरा नाम है मॉलिक्यूलर सीजर, मॉलिक्यूलर सीजर, मॉलिक्यूलर सीजर। डीएनए लाइगेज, डीएनए को जोड़ने के लिए, दो डीएनए हैं, जब हम प्लाज्मिड में अपना डिजायरेबल जीन जोड़ रहे हैं, तो जीन जोड़ रहे हैं ना, तो जोड़ने के लिए क्या चाहिए हमें, ग्लू। तो ये होता है मॉलिक्यूलर ग्लू, मॉलिक्यूलर ग्लू, ओके। पॉलीमरेज, ये एंजाइम्स हमारे पास, पॉलीमरेज उसी, ठीक है, एंजाइम्स। वेक्टर, है ना, एंड होस्ट ऑर्गेनिज्म, हम किसके अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर हमें डालना है डिजायरेबल जीन, ठीक। और वेक्टर, ये होता है हमारे पास व्हीकल, मॉलिक्यूलर व्हीकल, जो क्या करेगा, होस्ट के अंदर लेके जाएगा, किसको लेके जाएगा, हमारी डिजायरेबल जीन को लेके जाएगा। चलो देखो, अब मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया हमें क्या क्या चीज चाहिए, 5 चीजें चाहिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, लाइगेज चाहिए हमें, साथ ही साथ क्या चाहिए, पॉलीमरेज, वेक्टर एंड होस्ट, ये क्या चाहिए हमें, 4 चीजें चाहिए, है ना। आ जाओ इधर, अब हम पढ़ेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्या पढ़ेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो क्या करते हैं, डीएनए को कट करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं, है ना। तो डिस्कवर किया गया था कब, 1963 में डिस्कवर किया गया था, बिलोंग टू न्यूक्लियसिस, इसकी क्लास को हम बोलते हैं न्यूक्लियसिस, ठीक है। हायर क्लास में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की जो वो है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की जो क्लासेस है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियसिस, ठीक। अब न्यूक्लियसिस 2 प्रकार के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या करते हैं, साइड से कट करते हैं, जैसे ये हमारे पास डीएनए है ना, डीएनए में क्या होता है बेटा, हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये कट करेगा फ्रॉम एंड से, यहाँ से साइड से कट करेगा, समझ आ रही है बात, ऐसा साइड से कट करेगा, एंड से, एंड की तरफ से, है ना। ये है एक्सोन्यूक्लियस। उसके बाद है एंडोन्यूक्लियस, ये कट करेगा हमारे पास बीच से, है ना, कट स्पेसिफिक साइड से, ये स्पेसिफिक साइड से कट करेगा, वो स्पेसिफिक साइड्स को हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन साइड्स, कट स्पेसिफिक साइड्स, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शन साइट्स। दूसरा क्लोनिंग साइट्स, क्लोनिंग साइट्स। तीसरा रिस्ट्रिक्शन क्लोनिंग साइट्स, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस।
ठीक है, इतने 3 नाम है उसके, रिस्ट्रिक्शन साइट्स, क्लोनिंग साइट्स, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ये याद रखना है, जो स्पेसिफिक साइट्स जहां से ये कट करते हैं। अब बेटा 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है तुम्हारी एनसीईआरटी में, हिंद 2 और एक है इको आर1 फर्स्ट। इको आर1 फर्स्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी में अच्छे से दिया हुआ है ना। तो हिंद 2 एक ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, दूसरा क्या है इको आर1। तो जो फर्स्ट डिस्कवर किया गया था वो था हमारे पास हिंद 2, रिस्ट्रिक्शन फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर किया गया था हिंद 2, उसका नाम 2 है बट वो पहले डिस्कवर किया गया था। रिकॉग्नाइजेस स्पेसिफिक साइट डीएनए सीक्वेंस, ओके इसका स्पेसिफिक जो सीक्वेंस है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसकी जो स्पेसिफिक साइट है क्या है वो 5-G GTTCAAC 3-, ठीक। दूसरा अगेन हमारे पास 3- है GCAATTG 5-, ये रिस्ट्रिक्शन साइट है किसकी, हिंद 2 की। अब दूसरा क्या हमारे पास इको आर1, इसकी रिस्ट्रिक्शन साइट है जहां ये कट करता है वो क्या हमारे पास GAA 5-, याद रखना यहाँ पे 5-, GAATTC 3-, अगेन 3- CTTAAG 5-। समझ आ रही है? तो ये इनकी स्पेसिफिक साइट है जहां ये कट करेगा। इको आर1 ये इसकी स्पेसिफिक साइट है जहां कट करेगा, कट कहां करेगा मैं बताऊंगी, ठीक है। और ये इसकी रिस्ट्रिक्शन साइट है, स्पेसिफिक साइट है हिंद 2 की जहां ये कट मारेगा, ठीक है। इनकी स्पेसिफिक लोकेशन होती है जहां ये कट करेंगे। आ जाओ बेटा, अब क्या है हमारे पास, ओके अब ये इको आर1 इस्टीशिया कोली, ये हमारे पास बैक्टीरिया है इकोलाई, इको आर1, ठीक। अब बेटा ये हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जी मैम क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। अब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, अब इसको जो नामकरण है वो कैसे किया जाता है ना, नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का नोमेनक्लेचर, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दे रही हूं एनसीईआरटी में। अब जैसे ये फर्स्ट वर्ड जो है ई, ये किस क्या डिनोट करता है, जीनस, क्या है जीनस होता है, क्या होता है जीनस। फिर 2 वर्ड जो होते हैं ये क्या होता है स्पीशीज के, क्या होता है स्पीशीज, ये स्पीशीज के होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है स्ट्रेन, क्या होता है स्ट्रेन, ठीक है स्ट्रेन। और फिर उसके बाद क्या होता है हमारे पास रोमन नंबर्स में क्या आता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, क्या होता है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन है ना। ये इस प्रकार से इनका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो ये ई को आर1, इसमें जो हमारे पास है ई, ये क्या है हमारे पास इस्टीशियाई, क्या है इस्टीशियाई। दूसरा स्पीशीज कोली, क्या है कोली। फिर हमारे पास यहाँ पे आर, ये हमारे पास क्या बेटा स्ट्रेन, हमारे पास क्या है आर स्ट्रेन, इको आर1 है ना। और यहाँ पे हमारे पास और ये है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। तो इस प्रकार से नोमेनक्लेचर हम करते हैं। अगर मैं बताऊं हिंद 2, क्या है हिंद 2, हिंद 2, तो हिंद में ये जो एच है ये क्या है हीमोफिलस, क्या है बेटा हीमोफिलस है ना। ये क्या है इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। डी क्या है हमारे पास ऑर्डर ऑफ, मतलब सॉरी डी क्या है हमारे पास स्ट्रेन, क्या है स्ट्रेन। और 2 क्या हमारे पास ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। इस प्रकार से हम इनका क्या करते हैं नामकरण करते हैं। अब क्या है बेटा ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है मैंने इनका नामकरण बता दिया। अब ये जो इको आर1 है इसकी जो रिस्ट्रिक्शन साइट है जिसको मैंने बोला सीक्वेंस, रिस्ट्रिक्शन साइट या क्लोनिंग साइट या मैंने कहा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्यों कहा, क्योंकि हम दोनों तरफ से पढ़े वो सेम होते हैं। जैसे मैंने बताया यहाँ पे 5' GAATTC 3', फिर मैंने यहाँ पे लिखा 3' CTTAAG 5'। अब तुम यहां इसको मैंने नाम दिया, इसको मैं बोलूंगी इसका नाम क्या है रिस्ट्रिक्शन साइट। एक तो इसका नाम क्या है रिस्ट्रिक्शन साइट, दूसरा इसका नाम क्या है क्लोनिंग साइट, क्लोनिंग साइट। तीसरा इसका नाम क्या है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब इसका जो नाम है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो क्यों पढ़ा है, इसलिए पढ़ा है तुम इसको यहां से पढ़ो ऐसे 5' to 3' पढ़ो इसको ऐसे इस टाइप से, तो मैं ये कैसे दिखेगा GAATTC। अब तुम इसको यहां से उल्टा पढ़ो अगेन, तो सेम यहां से तुम पढ़ोगे तो 5' GAATTC। तो तुम इसको कैसे भी पढ़ो उल्टे सीधे एक समान, कैसे उल्टे सीधे एक समान, इधर से पढ़ो या उधर से पढ़ो तुम्हें दोनों तरफ से सेम मिलेगा, इसलिए हमने इसको बोला पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है, सेम इसकी एक रिस्ट्रिक्शन साइट होती है, वो क्या होती है हमारे पास G 5' GTTAAC एंड 3', सेम 3' CAATTG 5', ये 3 है।
है ना। तो इसको भी पढ़ो तुम, सेम तुम्हें दिखाई देगा, चाहे तुम इसको यहां से पढ़ो, ऐसे पढ़ो, या तुम ऐसे पढ़ो, तुम्हें सेम दिखेगा पढ़ने में, है ना। इसलिए हमने इसको बोला पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब क्या होता है बेटा, अब ये जो इको R1 है बेटा, ये जो इको R1 है, ये हमारे पास क्या बनाता है, ये हमारे पास बनाता है ब्लंट एंड, स्टिकी एंड बनाता है। क्या बनाता है, स्टिकी एंड। ये कहां कट करता है, ये कट करेगा यहां, कहां कट करेगा, जी और ए के बीच में, यहां कट करेगा, यहां कट करेगा, स्टिकी एंड बनाएगा। सेम यहां पे जी और ए के बीच में कट करेगा यहां, है ना। तो यहां पे ऐसे कट करेगा, ये ऐसे कट करेगा, इतना हिस्सा अलग चला जाएगा, इतना हिस्सा अलग चला जाएगा, इतना अलग इतना अलग। तो ये बनाता है स्टिकी एंड, याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है इसलिए बताई जा रही है। और ये जो बनाता है बेटा, ये कट करता है किसके बीच में, कट करता है टी और ए के बीच में, यूं टी और ए के बीच में, यहाँ पे भी ये मैंने थोड़ा आगे पीछे लिख दिया है तो ऐसे आएगा, अदरवाइज ये पूरा है। ये बनाता है ब्लंट एंड, कैसे बनाता है, ब्लंट एंड। ये एकदम ऐसे कट करता है, किसके बीच में कट करेगा, ये टी और ए के बीच में कट करेगा, टी और ए के बीच में कट करेगा, और ये जी और ए के बीच में कट करेगा, और ये तुम्हारी एनसीईआरटी में स्टिकी एंड बनाता है, इसको याद रखना। आ जाओ अब इसके आगे बात करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा था, ओके चलो, यहाँ पे इसकी रिकॉग्नाइजिंग साइट्स दे रखी है। रिकॉग्नाइजिंग साइट्स का है, क्लोनिंग साइट्स का है, रिस्ट्रिक्शन साइट्स का है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का है, सेम बात है, ठीक है, याद रख लेना इसको। यस यस। अब क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, सेम सीक्वेंस रीड। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, तुम्हें सेम दिखेगा, चाहे तुम उसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ो, बोथ साइड से, ठीक है। एग्जांपल इन्होंने दे रखा है, ये हमारे पास ये इको R1 का, और एग्जांपल एक दे रखा है मलयालम, तुम यहां से पढ़ो मलयालम, यहां से पढ़ो मलयालम, तुम चाहे ऐसे पढ़ो, तुम चाहे ऐसे पढ़ो, उल्टे सीधे एक समान। अब क्या होता है, स्टिकी एंड क्या होता है बेटा, कट्स। अब जैसे इन्होंने दिखा रखा है 5 डैश G A A T T C 3 डैश, अगेन 3 डैश, है ना, C T T A A C G 5 डैश। अब ये बेटा देखो, अभी बताया मैंने, यहां पे कट करेगा, G और A के बीच में ये कट किया, यूं और यूं, अलग हो गया एक इतना पार्ट, है ना। अगेन ये वाला और इतना पार्ट अलग हो गया, उतना पार्ट अलग, इतना पार्ट अलग, है ना। अब इसको हमने बोला स्टिकी एंड, कैसे है, कट्स लीव सिंगल स्ट्रैंड ओवर हैंगिंग। क्या हो गया हमारे पास कि कट एंड लीव हो जाता है, और क्या होता है, ओवर हैंगिंग में भी हो जाते हैं ये, है ना, सिंगल स्ट्रैंडेड ओवर हैंगिंग। अब देखो इतना अलग हो गया, इतना अलग हो गया। अब क्या है, कॉल्ड स्टिकी एंड बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये इन्हें स्टिकी बॉन्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने आप से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, है ना। एंड हेल्प डीएनए लाइगेज जॉइन फ्रेगमेंट्स, और बहुत इजीली जॉइन हो जाते हैं डीएनए लाइगेज की हेल्प से। हेलो, हाँ मंदिर के पास देख लो, मिल जाए तो, बाकी मैं क्लास में हूँ। अब फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, चलो अब हम कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं, है ना। अब देखो सबसे पहले क्या यूज करेंगे, वेक्टर। क्या है, वेक्टर लेंगे। वेक्टर क्या होता है हमारे पास, वेक्टर क्या होगा हमारे पास, प्लाज्मिड। क्या होगा, प्लाज्मिड, वेक्टर होगा प्लाज्मिड, है ना। दूसरा वेक्टर डीएनए मतलब वही प्लाज्मिड, वो डीएनए होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है ना। और क्या लेंगे, फॉरिजन डीएनए। जो डीएनए है वो क्या है हमारे पास, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारे इंटरेस्ट का है, फॉरिजन डीएनए कट बाय सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे, जो भी जिस पे भी हमारे डिजायरेबल जीन है वो डीएनए लिया हमने और वेक्टर लिया, दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, दोनों को कट किया। जैसे मैं यहाँ दिखा रही हूँ, यहाँ देखो, अब क्या है हमारे पास, प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड, इसको हमने लिया, दिस इज वेक्टर, है ना, प्लाज्मिड को वेक्टर कहते हैं। अब इसको लिया और हमें जो डीएनए है जिसपे वो जीन है हमारी, है ना। बेटा मेरी ना तबियत ठीक नहीं लग रही, इसलिए ना मैं थोड़ा, आपको लग रहा होगा मैडम क्या कर रही है, कैसे पढ़ा रही है, तो इतना माइंड नहीं करना है। अब क्या है हमारे पास, डीएनए। क्या है, डीएनए। अब इसमें हमारे पास यहाँ हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इतने टुकड़े में, इतने, है ना। तो हमने पूरा डीएनए लिया है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके बीकर में ले लेंगे। अब क्या होगा हमारे पास, हम दोनों से काटेंगे तो इनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं, क्या होती है, रिस्ट्रिक्शन साइट्स, है ना। इसको हमने ऐसे कट कर दिया, वही सेम होगी यहाँ पे जी ए टी 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 सी, है ना, और ऐसे यहाँ पे सी टी टी टी, और वही ए जी, ऐसे याद कर लो, है ना। अब ये कट मारेगा, यहाँ पे स्टिकी एंड हो जाएंगे, इन्हें कट किया और इसको भी कट किया, दोनों को डाल दिया। अब ये ऐसा बन गया कुछ, और इतने में हमारा जुड़ गया जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था। अब ये बेटा बन गया, क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया ये। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमें किसी होस्ट में डालना है, सपोज इकोलाई में डालना है, किसी ह्यूमन में डालना है, किसी के भी अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर डालना है, तो इसको हम डालेंगे होस्ट के अंदर।
तो होस्ट के अंदर अगर हम इसको डालेंगे, उस इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोल रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। अब ये होस्ट के अंदर चला गया, ये होस्ट है, इसके अंदर चला गया, है ना, इसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट। फिर इस पूरे को होस्ट को लगा के इसको बोलेंगे हम ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे। इतना क्लियर है? अब देखो यहाँ पे वही बता रहा है, प्रोसेस बता रहा है। अब क्या हुआ, स्टिकी एंड बनते हैं, फॉर्म होते हैं और ज्वाइन करते हैं डीएनए को लाइगेज से। जैसे मैंने यहाँ कट कराया, ये मैंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कराया, है ना, लेकिन कट कराने के बाद इन्हें जोड़ना भी है तो इसमें हम एक और एंजाइम डालेंगे, डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज डालेंगे। नेक्स्ट क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। अब उसको इंट्रोड्यूस करेंगे इनटू ई कोलाई या होस्ट के अंदर, है ना, क्लोनिंग कह रहे हैं जिसको। चलो, क्योंकि ई कोलाई सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ये जो वेक्टर होता है, वेक्टर प्लाज्मिड, ये भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। सेल्फ रेप्लिकेट मतलब अपनी कॉपी बना लेता है, रेप्लिकेटिंग अपनी कॉपी बना लेता है। देखो ये एनसीईआरटी में गिवन है कि कैसे स्टिकी एंड होते हैं। अब देखो जैसे ये वेक्टर है, प्लाज्मिड है, सपोज क्या है, वेक्टर मतलब प्लाज्मिड, और ये तुम्हारा फॉरिजन डीएनए है। कौन सा डीएनए? फॉरिजन डीएनए, जिसपे तुम्हारे जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तुम्हें निकालनी है ना। अब ये दिखा रखा है इको R1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से तुम कट करोगे, इको R1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से तुम कट करोगे तो वो किस सीक्वेंस पे कट मारेगा? इस सीक्वेंस पे, यहां से इसको कट कर देगा, यूं यहां इसको ऐसे कट कर देगा, इस सीक्वेंस पे कट किया। सेम इधर ये फॉरिजन डीएनए है, इसको भी इसी सीक्वेंस पे कट करेगा, है ना। तो इसको भी कहां से कट किया? यहां से कट करके यूं यूं कट किया, यूं कट किया, इसको भी यहां कट करेगा, ठीक है। इसको भी यूं कट किया, अब इस दोनों को यूं कट किया। अब इसका ये वाला पार्ट है, इसको हटा दो, कट कर दिया ना इसने, ये पार्ट हट गया, ये पार्ट हट गया, और इसको भी कट कर दिया तो इसका ये वाला पार्ट हट गया। ये अलग अलग हो गए, ये अलग अलग हो गए, है ना। अब क्या हुआ इसमें, अब ये दोनों पार्ट एक दूसरे के पास आएंगे तो ये अपने आप हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे आपस में, स्टिकी एंड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ये बनेंगे स्टिकी एंड, ये स्टिकी एंड, ये इसके ऊपर आएगा और अपने आप हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, और इजीली हम इसमें डालेंगे डीएनए लाइगेज। क्या डालेंगे? डीएनए लाइगेज, और उसकी हेल्प से ये जुड़ जाएगा, और ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा। क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ओके चलो, अब हमारे पास बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए, आ जाओ बेटा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, बायोटेक्नोलॉजी मेनली डील्स विद, किससे डील करती है? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट। बी, नॉट ओनली जेनेटिक स्टडी से, नॉट ओनली प्लांट ब्रीडिंग से, ठीक है, ओनली नहीं है। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नो, ये भी नहीं है, ठीक है। अब क्या हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, क्या इंक्लूड नहीं है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर? हमारे अंदर ये भी है, डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी है, ठीक है, जीन क्लोनिंग भी है, हमारे पास इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी है। क्या नहीं है? सिलेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, सिलेक्टिवली ब्रीडिंग नहीं है, ठीक, सिलेक्टिवली ब्रीडिंग नहीं है। टू कोर टेक्निक्स ऑफ द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, दो है हमारे पास, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बी, विच एंजाइम इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर, तो क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सी, नेक्स्ट बेटा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग्स टू विच ग्रुप है? क्या कह रहा है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बिलोंग टू द ग्रुप न्यूक्लियसिस। सी, न्यूक्लियसिस। सी, यति यस बेटा, दिव्यांशी, सृष्टि, आवाज तो अच्छी आ रही है मैम आपकी, ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। ओके, एक्सोन्यूक्लियस डिफर फ्रॉम द एंडोन्यूक्लियस बिकॉज, क्यों डिफर करते हैं? कट एट अ स्पेसिफिक इंटरनल साइट्स, ओके, एंड रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम डीएनए स्ट्रैंड्स, जॉइन डीएनए फ्रेगमेंट, रेप्लिकेट। क्या कह रहा है? एक्सोन्यूक्लियस डिफर फ्रॉम द एंडोन्यूक्लियस, क्यों? बिकॉज रिमूव फ्रॉम द डीएनए एंड्स। बी आएगा बेटा इसमें, इसने पूछा है कि ये क्यों अलग है, एक्सोन्यूक्लियस इससे अलग क्यों है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इको R1 रिकॉग्नाइजेस दिस डीएनए सीक्वेंस, कहां पर रिकॉग्नाइज करता है? सी, यहां पर रिकॉग्नाइज करता है, ये उसकी रिस्ट्रिक्शन साइट है, ठीक। ओके, द रिकॉग्नाइजिंग साइट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर जनरली कैसे होते हैं? रैंडम सीक्वेंस होते हैं, नॉन कोडिंग होते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं। सी, गुड गुड गुड, वेरी गुड। स्टिकी एंड आर फॉर्म ड्यू टू, क्यों फॉर्म होते हैं? क्योंकि अनइक्वल कट्स ऑफ बोथ स्ट्रैंड, स्ट्रेट कट नो, ये बी आएगा अगेन, क्या आएगा? बी, है ना। स्टिकी एंड्स हेल्प इन, स्टिकी एंड कहां हेल्प करते हैं हमारे पास? डीएनए रेप्लिकेशन में, नो इजीली बाइंडिंग टू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फ्रेगमेंट। बी, किसमें? बी, अगेन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच एंजाइम जॉइंस डीएनए, विच एंजाइम जॉइंस डीएनए फ्रेगमेंट्स, कौन सा एंजाइम जॉइन करता है डीएनए लाइगेज? बी, प्लाज्मिड्स आर यूज्ड इन अ जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना। क्या होता है वो प्लाज्मिड जो यूज करते हैं? वेक्टर कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? वेक्टर। यस यस, गुड 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 गुड, लव यू। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज कंस्ट्रक्टेड बाय स्टानले कोहेन एंड हर्बर्ट बोहर। सी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर, किस लिए?
मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलियन डीएनए, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आ जाओ बेटा। तो क्या है, विच ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली यूज्ड एज अ क्लोनिंग होस्ट? किसको यूज करते हैं हम? जनरली इकोलाई, बी। ठीक है, पैलिंड्रोमिक इन डीएनए मींस क्या मतलब है? पैलिंड्रोमिक, पैलिंड्रोम्स क्या मतलब है? सेम सीक्वेंस इन आरएनए, सेम सीक्वेंस रीड इन बोथ डायरेक्शन, बी। सेम सीक्वेंस रीड इन बोथ डायरेक्शन ऑफ ऑन सेम स्ट्रैंड, नो बोथ स्ट्रैंड, ये नहीं होगा बेटा, सी आएगा, सी। क्या आएगा? सी, बोथ स्ट्रैंड, नॉट सेम स्ट्रैंड, बोथ स्ट्रैंड, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी? क्या नहीं है? राइबोजाइम, सी। सेलेक्टेबल मार्कर्स हेल्प इन, क्या हेल्प करते हैं वो? आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्मेशन सेल, ठीक है, सी आएगा इसका। ओके बेटा, गुड। डेट शीट बेटा कब है बायो का? विच एंजाइम्स ऐड मिथाइल ग्रुप ऑन होस्ट डीएनए? कौन था वो? मिथाइलेज, बी। क्लोनिंग रेफर्स, क्लोनिंग रेफर्स टू, क्या रेफर्स करती है? कट डीएनए फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज, सी। ओके, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, हम कैसे डीएनए के फ्रेगमेंट को अलग करें? जैसे मैंने कहा दिस इज डीएनए, ये डीएनए है, बट जीन ऑफ इंटरेस्ट तो सिर्फ यहाँ है ना। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि तुम सेल में से कैसे डीएनए अलग करोगे, है ना। तुम्हें सेल में से भी तो डीएनए अलग करना है, तभी तो तुम्हें डीएनए मिलेगा। सेल के अंदर तो डीएनए है, तो क्या करना है? सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। पहले डीएनए फ्रेगमेंट को कैसे अलग करें, है ना। डीएनए को ढूंढो, कट करो बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करो, उसके फ्रेगमेंट फ्रेगमेंट टुकड़े टुकड़े हो गए, क्या हो गए? टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर सेपरेट करो अक्रॉस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर कैसे सेपरेट करो उस टुकड़े को? जो तुम्हारा डिजायरेबल जीन का टुकड़ा है, जैसे ये तुम्हारा टुकड़ा है, ये तुम्हारा टुकड़ा हुआ यहां से यहां तक। अब इसको तुम्हें क्या करना है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से इस फ्रेगमेंट को आइसोलेट करना है, इस फ्रेगमेंट को निकालना है ना। दूसरा, फिर उसके बाद क्या है तुम्हारे पास? डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, ये पता है तुम्हें, नेगेटिवली चार्ज डीएनए होता है ना। और मूव्स टुवर्ड्स द एनोड, मतलब ये है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ये मशीन है। इसके अंदर क्या होता है? यहाँ मार्कर्स होते हैं कि इतने बेस पेयर, इतने बेस पेयर, इतने बेस पेयर का यहाँ पे मार्कर्स होते हैं। क्या होता है? मार्कर्स जो मार्क करते हैं ना। जो तुमने अपने डीएनए को कट कराया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, वो तुमने अपना डीएनए यहाँ डाल दिया। क्या कर दिया? यहाँ डाल दिया। और यहाँ तुमने अनडाइजेस्टेड डाल दिया, ऐसे करके तुमने डीएनए डाल दिया। और तुम्हारा डीएनए जो है बेटा वो नेगेटिवली चार्ज है। यहाँ पे लगा होता है नेगेटिव, यहाँ पे लगा होता है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे कैथोड लगी होती है, यहाँ होता है नेगेटिव चार्ज, है ना। यहाँ कैथोड लगा होता है और यहाँ होता है एनोड, है ना। यहाँ एनोड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है। अब क्या है? डीएनए तुम्हारा नेगेटिवली चार्ज है। डीएनए कैसा है? नेगेटिवली चार्ज। तो ये डीएनए जो नेगेटिवली चार्ज होगा तो इससे रिपेल करेगा और आगे जाएगा और आगे जाएगा और आगे जाएगा। और ये एग्रोस जेल है, इसके अंदर क्या है? एग्रोस जेल, जो सीवीड से बनता है, ठीक है। एग्रोस, एग्रोस जेल है इसके अंदर भरा हुआ। उसके अंदर पोर्स होते हैं, उन पोर्स से डीएनए के फ्रेगमेंट्स मूव करते हैं, पोर्स से डीएनए के फ्रेगमेंट्स मूव करते हैं। यहाँ नेगेटिव होता है तो डीएनए रिपेल कर करके पीछे पीछे आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। ये पॉजिटिव होता है तो ये इसको अट्रैक्ट करता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है वो यहाँ पहुंचेगा, डीएनए का फ्रेगमेंट कहाँ पहुंचेगा? यहाँ एंड पे, सबसे स्मॉलेस्ट कहाँ, किसकी तरफ? एनोड के पास पहुंचेगा। अब क्या होता है? स्मॉलर फ्रेगमेंट्स मूव फास्टर एंड फर्दर, जल्दी मूव करता है, आगे तक पहुंचता है। एग्रोस जेल एक्ट एज अ मॉलिक्यूलर सीव, है ना, मॉलिक्यूलर सीव ट्यूब की तरह काम करता है। उसके अंदर पोर्स होते हैं। डीएनए विजुअलाइज्ड, अब तुम्हें बेटा ये तुम्हें दिख रहा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो रही है, इसके अंदर जेल है, इस जेल को आप निकाल लोगे, लेकिन तुम्हें इसमें डीएनए दिखाई नहीं देगा। इसमें डीएनए जब दिखेगा जब तुम इस पे यूवी रे डालोगे। क्या डालोगे? यूवी, यूवी रेज डालोगे। और तुम क्या डालोगे? उसके ऊपर इथिडियम ब्रोमाइड डालोगे। क्या डालोगे? इथिडियम ब्रोमाइड, है ना। तो कब दिखेगा? तुम इथिडियम ब्रोमाइड एंड यूवी लाइट जब तुम इसके ऊपर डालोगे तब तुम्हें डीएनए के फ्रेगमेंट्स दिखेंगे, है ना। ब्राइट ऑरेंज बैंड दिखेंगे तुम्हें। क्या दिखेंगे? ब्राइट ऑरेंज बैंड कलर के दिखेंगे डीएनए के फ्रेगमेंट्स। एंड डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट इज कट, उस जेल में से तुम डिजायर जो फ्रेगमेंट है ना, उसको कट करोगे एंड एक्सट्रैक्ट करोगे और उसको बोलेंगे इल्यूजन। क्या बोलेंगे? इल्यूजन। ये याद रख लेना कि हम किसको इल्यूजन बोलेंगे। ओके बेटा, इसको हम बोलेंगे इल्यूजन। ओके आओ, अब देखो यहाँ पे मैंने तुम्हें जो बताया था, पूरा प्रोसेस कराया था। जैसे कि ये हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने निकाल लिया, ये हमने वेक्टर ले लिया, इसको हम क्या करेंगे? सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे हम, और उसी में सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डालेंगे, और उसी में हम क्या डालेंगे? डीएनए लाइगेज डालेंगे, दोनों चीजें एक साथ डालेंगे। अब यहाँ पे ये जुड़ गया, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इस प्लाज्मिड से जुड़ गया, ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए।
हाँ, अब क्या हुआ, इसको हमने होस्ट में डाला, इकोलाई के अंदर डाला, इसको हमने बोला प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन, अब इसके अंदर डल गया तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट। क्या डालेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे इसको। आ जाओ उधर। अब क्लोनिंग वेक्टर क्या है हमारे पास? क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है बेटा? वही क्लोनिंग वेक्टर का दूसरा नाम क्या है? वेक्टर। और तीसरा नाम क्या है इसका? प्लाज्मिड। क्या है? प्लाज्मिड, है ना? प्लाज्मिड वेक्टर यही है क्लोनिंग वेक्टर। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ओके चलो, अब हमारे पास क्या है? जो प्लाज्मिड है और जो क्लोनिंग वेक्टर है, एक तो प्लाज्मिड हो गए जो हम प्रोकैरियोट सेल से आइसोलेट करेंगे, और दूसरा होता है हमारे पास बैक्टीरियोफाज। ये बैक्टीरियोफाज क्या है बेटा? वायरस है। क्या है? वायरस है। ये भी क्लोनिंग करता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग इसके अंदर भी पावर होती है, तो हम इसको भी यूज करते हैं और इसको भी यूज करते हैं, बैक्टीरियोफाज को, है ना? रेप्लिकेट्स इंडिपेंडेंटली, अपने आप से क्या करता है? रेप्लिकेशन, कॉपीज बनाता है, इसलिए हमने उनको बोला है क्लोनिंग वेक्टर, अपनी कॉपीज बना लेता है ना? तो ये हर एक प्लाज्मिड की अपनी प्रॉपर्टी होती है कि वो 15 कॉपी बनाएगा, 20 बनाएगा, 50 बनाएगा, लेकिन बैक्टीरियोफाज ये जो वायरस है इसकी बहुत ज्यादा हाई नंबर ऑफ कॉपीज बनती है। तो हाई नंबर ऑफ कॉपीज, मोर जीन कॉपीज, ज्यादा कॉपी बनेंगी। क्यों? जैसे तुमने क्या किया, तुमने तुमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। क्या बनाया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को तुमने क्या प्लाज्मिड से जोड़ा है, तो उसके अंदर क्या होती है? ओआरआई साइट होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वो उसकी कॉपी बनाती है। जितनी ज्यादा कॉपी बनेगी उतनी ज्यादा तुम्हारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा, उतना ज्यादा तुम प्रोडक्ट अपना निकाल सकते हो, तो इसलिए कॉपीज करते हैं हम, है ना? तो वेक्टर इंजीनियरिंग अब क्या? फैसिलिटेट टू इंसर्शन ऑफ फॉरिजन डीएनए एंड सेलेक्टिव रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। ओके चलो, इसको बताऊंगी आगे। सब लोग आ जाओ। मैम आज आप सुंदर लग रहे हो, नजर न लग जाए। नहीं बेटा, मेरे को नजर क्यों लगेगी? कृष्णा ने पहले से इतनी नजर लगा रखी है मुझे। अनामिका चलो, तुम्हें मुझसे बात करनी हो ना, तुम मुझे मेरा नंबर लेना पर्सनली, ठीक है? उस दिन बहुत याद कर रही थी तुम। आ जाओ चलो। तो फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, एक क्लोनिंग वेक्टर के क्या क्या फीचर्स होते हैं? क्लोनिंग वेक्टर क्या है बेटा? प्लाज्मिड, है ना? क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है? प्लाज्मिड, जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स होता है इन प्रोकैरियोट्स, ये मैं बता चुकी थी आपको, है ना? और इसका दूसरा नाम क्या है? वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर, वेक्टर, ठीक है? हम कह सकते हैं व्हीकल, मॉलिक्यूलर व्हीकल, ये सब इसका नाम, है ना? इसके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए? इसके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए? है ना? तो फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए? एक फीचर क्या होना चाहिए? ORI। क्या होना चाहिए? ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दूसरा सेलेक्टेबल मार्कर्स, सेलेक्टेबल मार्कर्स होना चाहिए। तीसरा उसके पास क्या होना चाहिए? क्लोनिंग साइट्स। क्लोनिंग साइट्स का दूसरा नाम रिस्ट्रिक्शन साइट्स। क्या है? रिस्ट्रिक्शन साइट्स। तीसरा नाम क्या है इसका? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है, क्या है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक, तो इसके क्या क्या नाम है? क्लोनिंग साइट्स, रिस्ट्रिक्शन साइट्स, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, और इसका एक और नाम है, एक और नाम क्या है? रिकॉग्नाइजिंग साइट्स। क्या है? रिकॉग्नाइजिंग साइट या रिकॉग्नाइजिंग साइट, है ना? रिकॉग्नाइजिंग साइट्स। इसके इस इकलौते वर्ड के इतने नाम है, कभी कंफ्यूज नहीं होना, मैंने सारे नाम आपको लिखवा दिए, है ना? तो हमारे पास फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, पहला ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। ये क्या करता है? ये क्या होता है? ORI क्या है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इसके अंदर पावर होती है। क्या होती है? साइट वेयर डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन। क्या होता है? जहां डीएनए रेप्लिकेशन होती है ना? अनकंट्रोल्ड नो कॉपी नंबर, और क्या करता है? अपने कॉपी नंबर को कंट्रोल कर सकता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग पावर क्या होती है? ORI क्या है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग, रेप्लिकेटिंग मतलब अपनी कॉपी बनाना, अपना नंबर बनाना, सेल्फ रेप्लिकेटिंग पावर। दूसरा फॉरिजन डीएनए लिंक, क्या होता है? यहीं पे फॉरिजन डीएनए लिंक टू ORI रेप्लिकेट्स इन होस्ट, और फॉरिजन डीएनए जब इससे जुड़ जाता है तो ये अगेन होस्ट के अंदर भी उसकी कॉपी बनाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग पावर है। दूसरा क्या है? सेलेक्टेबल मार्कर्स। बेटा ये सेलेक्टेबल मार्कर्स जो है, आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन इतना याद रखना, सेलेक्टेबल मार्कर्स का काम क्या है? दो काम है इसके। हेल्प आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्मेंट, पहला ये आइडेंटिफाई करेगा कि ट्रांसफॉर्मेंट क्या है। ट्रांसफॉर्मेंट क्या है? जिस होस्ट के अंदर अगर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है तो वो ट्रांसफॉर्मेंट है, नहीं गया तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। तो ये ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में क्या बताता है? कि हाँ, अंतर बताता है कि ये ट्रांसफॉर्मेंट है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ये पता करने में हेल्प करता है। और क्या है? यूजली क्या होती है? दो प्रकार की होती है। यूजली तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होती है जीन, और एक और होती है हमारे पास लैक-जेड जीन। लैक-जेड जीन दो होती हैं। सेलेक्टेबल मार्कर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? लैक-जेड जीन एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट तो कई प्रकार की होती है, एम्फिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, है ना, एनकानामाइसिलिन, ये सब। नॉर्मल, इकोलाई, लैक्स रेजिस्टेंस। अब क्या होता है बेटा? कोई भी बैक्टीरिया, इकोलाई बैक्टीरिया है ना, कोई भी बैक्टीरिया, इकोलाई बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया है, कोई बैक्टीरियल डिसऑर्डर होता है, तो उसको खत्म करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स जो है, एंटीबायोटिक्स ये हमेशा कब लगाई जाती है? जब कोई हमारे पास बैक्टीरियल डिसऑर्डर हो, या बैक्टीरिया पे काम करना है, बैक्टीरिया को किल करना है। तो क्या मतलब है? एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को किल करती है, किल बैक्टीरिया।
है ना। लेकिन हमने क्या कर दिया, हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बना रहे हैं मतलब कि जो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया है, अब इसके ऊपर आप एंटीबायोटिक डालोगे तो ये बैक्टीरिया किल नहीं होगा, मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा, है ना। लेकिन पहले इसके अंदर क्या थी? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट पावर नहीं थी, लेकिन हमने इसके अंदर क्या डाला? जीन डाला, अपना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डाला, उसकी हेल्प से क्या हो गया? ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया। इतनी बात यहाँ क्लियर हो गई। लेकिन अब हम बात करते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स की। किसकी? सिलेक्टेबल मार्कर्स। बेटा ये सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं? सिलेक्टेबल मार्कर्स हमारे पास दो होते हैं। कौन से? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, है ना। दूसरा लैक्जेड जीन, लैक्जेड जीन, है ना। अब ये क्या होता है बेटा? ये हमारे पास प्लाज्मिड पे, ये प्लाज्मिड है, या मैं इसको कहूं वेक्टर, या मैं इसको कहूं क्लोनिंग वेक्टर, इसके ऊपर लगे होते हैं। जैसे यहां से लेके यहां पे ये एंटीबायोटिक हमारे पास रेजिस्टेंट हो गया, सिलेक्टेबल मार्कर, ये सिलेक्टेबल मार्कर हो गया, है ना। ये सिलेक्टेबल मार्कर हो गया, लैक्जेड जीन वाला सिलेक्टेबल मार्कर हो गया। तो ये सिलेक्टेबल मार्कर हो गया। सपोज ये हमारे पास हो गया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होगा तो क्या हो जाएगा? टेट्रासाइक्लिन हो जाएगा, है ना, एम्फिसिलिन हो जाएगा। अगर लैक्जेड जीन वाला है तो लैक्जेड जीन हो जाएगा। इस प्रकार से सिलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट होते हैं। कहां पे? हमारे पास प्लाज्मिड में प्रेजेंट होते हैं। हेलो, यस, हेलो शालू कुमारी, यस यस यस। चलो, अब क्या होता है हमारे पास? अब क्या कह रहा है कि ये जो हमारे पास है क्लोनिंग साइट्स, रिस्ट्रिक्शन साइट या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या रिकॉग्नाइजिंग साइट्स, ये कहां प्रेजेंट होनी चाहिए? एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, मैंने बताया 6 से 8 बेस पेयर का होगा। स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइजिंग साइट्स होती हैं, प्रेफरली सिंगल साइट होती है, एंड मल्टीप्लाई साइट्स ऑफ फ्रेगमेंट्स एंड कॉम्प्लिकेशन। ये सब छोड़ो, इधर क्या लिखा था? अब देखो बेटा, ये जो मैं तुम्हें बात बता रही हूँ सिलेक्टेबल मार्कर्स के ऊपर ही, ये सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं, इन सिलेक्टेबल मार्कर्स के ऊपर ही हमारे पास, जैसे यहां पे ये सिलेक्टेबल मार्कर है, सपोज ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है, तो इसके ऊपर ही हमारे पास क्या होनी चाहिए? रिस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट होनी चाहिए। क्या? रिस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट होनी चाहिए। वो क्या थी जो मैं बता रही थी? जैसे कि इकोलाई फर्स्ट, नहीं, हाँ, इको R1 फर्स्ट, इको R1 फर्स्ट था, है ना। बाम H1, दूसरा क्या बताया था मैंने आपको? हिंद 2। तो बेटा ये क्या है हमारे पास? ये क्या है हमारे पास? इको R1, हिंद 2, बाम H1। ये क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, है ना। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इनकी यहाँ पर्टिकुलर साइट्स प्रेजेंट होगी, उसी पे ये कट करेंगे, है ना। अगर हिंद 2 है तो उसकी अलग साइट्स होगी। उसकी साइट क्या थी? हाँ, 5-2 T है ना, ये थी। सेम अगेन उल्टा क्या था? CAAATTT जी, है ना, ये थी। तो वो अपनी इस साइड पे कट मारेगा। अगर यहाँ प्रेजेंट होगी तो यहाँ कट मारेगा, यहाँ प्रेजेंट होगी तो यहाँ कट मारेगा, है ना। तो बेटा सिंपल सी बात क्या है? बात मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि हमारे पास ये प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड है, वेक्टर है, इसके ऊपर एक चीज क्या होनी चाहिए? ORI साइट होनी चाहिए, ORI साइट। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग इसके अंदर पावर होती है, खुद से रेप्लिकेट कर लेता है। रेप्लिकेट मतलब खुद के नंबर बढ़ा लेगा। दूसरा क्या होना चाहिए? सिलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए। क्या होना चाहिए? सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर दो ही होते हैं हमारे पास, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट या फिर लैक्जेड जीन। सपोज ये लैक्जेड जीन है, क्या है? लैक्जेड जीन, है ना। और दूसरा हमारे पास क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है। क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है। कलर भी तो नहीं बदलते। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, ठीक है। तो ये एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट हो गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है। अब क्या है बेटा? अब एक प्रॉपर्टी ORI साइट होनी चाहिए, दूसरा सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, तीसरा रिस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए। लेकिन रिस्ट्रिक्शन साइट्स कहां प्रेजेंट होनी चाहिए? रिस्ट्रिक्शन साइट शुड बी प्रेजेंट ऑन, कहां? सिलेक्टेबल मार्कर। कहां प्रेजेंट होनी चाहिए? रिस्ट्रिक्शन साइट शुड बी प्रेजेंट ऑन सिलेक्टेबल मार्कर। कहां होनी चाहिए? सिलेक्टेबल मार्कर्स यहां प्रेजेंट होनी चाहिए, यहां, चाहे वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो चाहे वो लैक्जेड जीन हो। जो हमारे पास क्या है, जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स है वो यहां प्रेजेंट होनी चाहिए, इस सिलेक्टेबल मार्कर्स के ऊपर, यहां पे या यहां पे या जहां पे भी, है ना। अब बात ये है कि ये सिलेक्टेबल मार्कर्स का रोल आता है, तो ये क्या करते हैं? ये आइडेंटिफाई करते हैं। क्या आइडेंटिफाई करते हैं? हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। इतनी बात क्लियर है सबको? इतनी बात क्लियर है? हे राम, यस बेटा अनामिका, ठीक है। आओ उधर। अब ये मैंने आपको बता दिया, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है। ये जो वेक्टर है इसका नाम क्या? PVR322, जिसमें P का मतलब है प्लाज्मिड। क्या मतलब है? प्लाज्मिड। और वॉलीबल एंड रेड्रिक्यूज दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बनाया था, तो उनके नाम पे BR है ना। और 322 इस नंबर का यह प्लाज्मिड था, है ना, इस नंबर का यह प्लाज्मिड था। इसका नाम रखा है हमने PVR322। वेक्टर है, प्लाज्मिड है, सेम थिंग। ये एक आर्टिफिशियल है। क्या है? आर्टिफिशियल,
आर्टिफिशियल बनाया हुआ है हमने। अब क्या हुआ हमारे पास, क्या कहा, इकोलाई प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे पास पीवीआर 322 है। अब आप ये देखोगे बेटा कि ये हमारे पास यहाँ पे, यहां से यहां तक ये है सिलेक्टेबल मार्कर, और वो भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। क्या है, टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, एक ये सिलेक्टेबल मार्कर है, वो भी एम्पिसिलिन, ये भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है ना। अब आप ये देखोगे कि यहाँ पे ये हमारे पास रिस्ट्रिक्शन साइट है, साल1, बाम H1 है ना, यहाँ पे पेस्ट 1 एंड पीवीयू फर्स्ट, ये रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। और ये रिस्ट्रिक्शन साइट्स और यही एंजाइम यहाँ पे कट करेंगे, इनकी साइट्स होती है रिस्ट्रिक्शन साइट, रिकॉग्नाइजेशन साइट्स, वही सेम बात है ना। अब बेटा देखो यहाँ पे, अब हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स सेलेक्टेबल मार्कर पे प्रेजेंट है वही हमारे लिए यूजफुल है, क्योंकि वही बताएंगी कि ये ट्रांसफॉर्मेंट है या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, अदर साइट्स नहीं बताएंगी। तो इसमें पहली चीज तो आपको ये याद रखना है कि टेट्रासाइक्लिन, ये दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, सेलेक्टेबल मार्कर दो है यहाँ पे, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या याद रखना, एम्पिसिलिन पे क्या है, पेस्ट फर्स्ट है ना, और पीवीयू फर्स्ट, याद रखना। दो रिस्ट्रिक्शन साइट्स हमारे पास कहां है, एम्पिसिलिन पे। टेट्रासाइक्लिन पे क्या है हमारे पास, साल1 एंड बाम H1, ये रिस्ट्रिक्शन साइट्स यहाँ है टेट्रासाइक्लिन पे, ये आपको याद रखनी है ना। अब ये इसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ये दिस इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और अदर भी इसमें रिस्ट्रिक्शन साइट्स है, बट वो सेलेक्टेबल मार्कर्स पे प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि ये PVU2, PVU सेकंड, हिंद थर्ड एंड क्ले फर्स्ट एंड इको RI, इतने टाइप की इसके पास हमारे पास रिस्ट्रिक्शन साइट्स है। 4 इसके पास 8 रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, जिसमें से 4 जो है वो प्रेजेंट है हमारे पास कहां पे, सिलेक्टेबल मार्कर्स पे। ये सिलेक्टेबल मार्कर्स है, 4 जो है वो सिलेक्टेबल मार्कर्स पे प्रेजेंट नहीं है, लेकिन टोटल 8 है। कितनी है, 8 है। इसको याद रखना, इसका डायग्राम भी आ जाता है बनाने को, और इसको पूछने के लिए भी आ जाता है, तो ये आपको याद रखनी है। अब इसका क्या दे रखा है फीचर्स, चलो एम्पिसिलिन क्या है, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट एंटीबायोटिक है, क्या है, एंटीबायोटिक है, सिलेक्टेबल मार्कर है ना। टेट्रासाइक्लिन ये भी एंटीबायोटिक है, और ORI रोप हमारे पास ये दे रखा है, ये भी हमारे पास हम कह सकते हैं साइट है। रिस्ट्रिक्शन साइट्स क्या है, रिस्ट्रिक्शन साइट्स यहाँ पे इको R1 भी है, हिंद थर्ड भी है, बाम H1 भी है, साल1 भी है, पेस्ट 1 भी है, PVU फर्स्ट भी है, ठीक है, और साल1 होगी, PVU फर्स्ट होगी, हाँ 2 4 6, क्ले फर्स्ट एंड PVU सेकंड, ये 8 रिस्ट्रिक्शन साइट्स यहाँ प्रेजेंट है इस पे। आ जाओ उधर। अब क्या है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। बेटा अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको कहा सिलेक्टेबल मार्कर, सिलेक्टेबल मार्कर्स हेल्प करते हैं, क्या हेल्प करते हैं, हेल्प इन आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, है ना। लेकिन ये बताता है कि ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को पता करने में हेल्प करते हैं, लेकिन कैसे, क्वेश्चन है कि ये कैसे बताता है कि ये ट्रांसफॉर्मेंट है और ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, कैसे पता लगता है हमें, ये हेल्प करते हैं, बट कैसे करते हैं, अब मैं बताती हूँ आपको कैसे करते हैं। ये प्लाज्मिड है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस इज रिस्ट्रिक्शन साइट्स, सिलेक्टेबल मार्कर है, ये सिलेक्टेबल मार्कर है ना। अब ये सिलेक्टेबल मार्कर क्या हो सकता है, या तो हमारे पास ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, या फिर हमारे पास ये लैग-Z जीन होगा, लैग-Z जीन। अब क्या होता है बेटा, इस सिलेक्टेबल मार्कर्स के ऊपर, ये दोनों क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर, इन सिलेक्टेबल मार्कर्स के ऊपर हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है, रिस्ट्रिक्शन साइट्स। हेलो, मैं क्लास में हूं, गुनगुन मम्मी के पास है, मम्मी अपने घर पे है। मैं बताऊंगी बेटा तनवीर की क्या कहते हैं, एनिमल के लिए कौन सा वेक्टर चाहिए होता है और प्लांट के लिए, मैं आगे पढ़ाऊंगी, हाँ कुछ 2 मिनट का टाइम रखो, सब्र करो, बताऊंगी। अब क्या बेटा, यहाँ प्रेजेंट होती है रिस्ट्रिक्शन साइट्स। अब रिस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट है यहाँ पे, ये रही एक रिस्ट्रिक्शन साइट, सपोज ये प्रेजेंट है हमारे पास, मैंने कहा हिंद 2, मैं ऐसी एग्जांपल दे रही हूँ, हिंद 2, और एक यहाँ प्रेजेंट है हमारे पास इको R1 की, ये हमारे पास रिस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट है। अब बेटा क्या होता है, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जो मॉलिक्यूलर सीजर है, वो कहाँ कट करता है, रिस्ट्रिक्शन साइट पे कट करता है ना। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वो कहां कट करेगा, इस साइट पे कट करेगा, यहां साइट पे कट करेगा, यहां जाके कट करेगा, है ना, और यहीं पे कट करेगा, तभी तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो जिस जीन में हमारा इंटरेस्ट है, जिसको हम इंसर्ट करेंगे, वो डीएनए का पीस यहाँ पे जुड़ेगा। सपोज वो डीएनए का पीस ये है, तो वो यहां जुड़ेगा। जब वो डीएनए का पीस यहां जुड़ा, तो ये बेटा ये जो सिलेक्टेबल मार्कर था, चाहे वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो, चाहे वो लैग-Z जीन हो, ये दोनों ही कट गए। क्या होगा बेटा, कट गए ना, बीच में कट लगा, इनके बीच में कट लगा, तभी तो हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड किया।
तो ये सेलेक्टेबल मार्कर था, चाहे वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट था, चाहे वो लैक्जेट जीन था, ये सेलेक्टेबल मार्कर कट गया। जब ये कट गया, जब इसको काट दिया हमने, काट दिया है ना, तो इसकी जो प्रॉपर्टी थी, जब इसको काट दिया हमने, तो इसकी जो प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी क्या थी, इसकी जो प्रॉपर्टी थी, क्या प्रॉपर्टी थी इसकी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, मतलब एंटीबायोटिक इस पर असर नहीं कर रही थी। अगर ये सेलेक्टेबल मार्कर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट था तो एंटीबायोटिक इस पर असर नहीं कर रही थी, लेकिन अब ये क्या हो गया, इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट से हमने जोड़ा तो एंटीबायोटिक्स जो रेजिस्टेंट जो था हमारे पास सेलेक्टेबल मार्कर वो कट गया, तो एंटीबायोटिक उस पर क्या करेंगे, असर करेंगे, वो बैक्टीरिया मर जाएगा। जब उस पर एंटीबायोटिक डालेंगे तो बैक्टीरिया मर जाएगा। तो उसकी जो प्रॉपर्टी थी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, ये प्रॉपर्टी उसकी खो गई। क्या हो गई, खो गई, खो गई मतलब खत्म हो गई। क्या हो गई, खत्म हो गई। जब ये प्रॉपर्टी खत्म हो गई तो हमें पता चल गया कि इसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ा है। अब यही जो वेक्टर है, ये वेक्टर नहीं रहा, अब इसको हमने क्या कहा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या कहा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि डीएनए जुड़ गया ना इसमें। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, अब ये कहां जाएगा, होस्ट के अंदर, उसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट। तो फिर ये क्या हो जाएगा कि हाँ, हमें पता चल जाएगा कि हाँ, इसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ा है, क्योंकि इसने अपनी एंटीबायोटिक की प्रॉपर्टी खो दी। इसका मतलब ये ट्रांसफॉर्मेंट है, क्योंकि बैक्टीरिया क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंस्ड बाय एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक से मर जा रहा है। तो इसका मतलब वो उसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है और वो ट्रांसफॉर्मेंट हो गया। ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट के अंदर ही तो पता लगा रहे हैं हम, बैक्टीरिया के अंदर डाल के, है ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, हमें यह पता चल जाता है। अब लैक्जेट जीन का भी यही हिसाब है। अगर लैक्जेट जीन हुआ सेलेक्टेबल मार्कर तो ये भी कट जाएगा, और जब ये कट जाएगा तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो अपनी प्रॉपर्टी खो देगा। जब ये प्रॉपर्टी खो देगा तो ये क्या नहीं बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, है ना, देख लेना बेटा है स्पेलिंग, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा। अब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज अगर नहीं बन रहा है, इस अगर ये बनाता तो क्या करता, ये अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता तो ये लैक्टोज को ब्रेक करता, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में ब्रेक करता है ना। और ब्रेक करने के बाद जब हम इस पे क्रोमोसोम्स डाल, वो सॉरी क्रोमोसोम्स कह रहे हैं, हम इस पे क्रोमोजेनिक सब्सटेंस मतलब कलरफुल वाले क्रोमोजेनिक सब्सटेंस डालते हैं, तो इसमें क्या होता है, हमारे पास कलर देता है। ये कलर कहां से देता, ब्लू कलर, कलर देता। अगर ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनते, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है जो लैक्टोज को तोड़ता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, है ना। और जब इसमें हम क्रोमोजेनिक वो डालते हैं सब्सटेंस, तो ये जो है ग्लूकोज की प्रेजेंस कलर देती है ब्लू, क्या देती है, ब्लू, है ना। लेकिन क्या हुआ, जब ये सेलेक्टेबल मार्कर कट गया और इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ गया, तो क्या हुआ, बीटा गैलेक्टोसाइडेज ये नहीं बना, एंजाइम नहीं बना। जब ये एंजाइम नहीं बना तो ये लैक्टोज जो है वो क्या नहीं हुआ, वो ग्लूकोज गैलेक्टोज में नहीं टूटा। और जो ग्लूकोज में नहीं टूटा तो उसने ये ब्लू कलर नहीं दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा वो क्या हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा क्या हुआ है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। और जब ये सेलेक्टेबल मार्कर्स काम नहीं करते और ये पता लगाते हैं कि हाँ ट्रांसफॉर्मेशन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को, तो उसको हम बोलते हैं थ्रू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इनएक्टिवेशन, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, क्योंकि सेलेक्टेबल मार्कर क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। और इसी वजह से हमें पता चलता है कि हाँ ये क्या है, हमारे पास क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट है और नहीं है। ठीक है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, मॉलिक्यूलर सीजर कट रिस्ट्रिक्शन साइट्स, यस गुड गुड, काफी अच्छे जवाब देते हैं मुझे। यस बेटा अनामिका बिल्कुल आना, हाँ चलो यस मैम क्लियर है। अब देखो यहाँ मैं यही समझाने की कोशिश कर रही थी। अब देखो कैसे सेलेक्टेबल मार्कर्स इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के थ्रू ये बताते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है नहीं हुआ है। ये ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में अंतर बताते हैं। फॉर एग्जांपल डीएनए क्या करता है, इंसर्टेड इनटू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ये सेलेक्टेबल मार्कर की बात कर रहा है। क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर इसके अंदर आके जुड़ जाएगा, क्योंकि इसी के ऊपर प्रेजेंट होती है रिस्ट्रिक्शन साइट्स, वही हमारे काम की है। जो इसके ऊपर प्रेजेंट नहीं है वो काम की नहीं है ना। तो क्या होता है, जीन गेट्स इनएक्टिवेटेड। अब वो जीन जब उसमें जुड़ जाती है तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है ये क्या हो गई, इनएक्टिवेट हो गई। और इसी को हम बोल रहे हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। याद रखना ये वर्ड याद रखना। एग्जाम्पल, इंसर्टेड बाम H1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो टेट्रासाइक्लिन है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, ये अपनी प्रॉपर्टी खो देगा। जब इसके ऊपर पहले ये टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से रजिस्ट था बैक्टीरिया, लेकिन अब इसके ऊपर जब हम डालेंगे टेट्रासाइक्लिन तो वो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब इसकी ये जो जीन है वो कट गई है, पीवीआर ये बैक्टीरिया ये दिखाया ना, ये टेट्रासाइक्लिन ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ये टेट्रासाइक्लिन है, इसकी ये बाम H1 है, रिस्ट्रिक्शन साइट है। अगर मैं ये रिस्ट्रिक्शन साइट यहाँ पे कट करके मैं यहाँ पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ देती हूँ तो ये टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है ये अपनी प्रॉपर्टी खो देगा। जब इसके ऊपर मैं फिर डालूंगी ये एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन तो ये खत्म हो जाएगा बैक्टीरिया। तो पता चल जाएगा कि हाँ ये सेलेक्टेबल मार्कर हमारे पास काम कर गया और यहाँ पे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया टेट्रासाइक्लिन का। अब आओ, रिकॉम्बिनेंट्स लूज
टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, अब देखो वो लूज कर दी उसने अपनी प्रॉपर्टी, यहाँ पे बता रहा है ना। एंड क्या हो गया, सिलेक्शन बाय रेप्लिका प्लेटिंग। अब क्या करते हैं हम, जैसे यहाँ पे हमारे पास ऐसे कॉलोनी आती है, कई प्रकार के होते हैं, जैसे हमारे पास ये कॉलोनी आई, ये आई हमारे पास क्या है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेंट हो गया है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, लेकिन हमें नहीं पता यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, और यहाँ पे क्या नहीं हुआ है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट ही नहीं बना, यहाँ पे क्या नहीं बना है, यहाँ रिकॉम्बिनेंट ही नहीं बना है, यहाँ रिकॉम्बिनेंट बना है और ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है बट यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट नहीं बना है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट नहीं बना है और इसमें रिकॉम्बिनेंट ही नहीं बना है। तो ऐसी चीजें होती है, फिर इसके ऊपर रेप्लिका लगाते हैं, प्लेट लगाते हैं, एज इट इज इसको कवर कर लेती है और वो 2 रेप्लिका लेते हैं ऐसे करके। अब हम ये देखते हैं ये टेट्रासाइक्लिन वाली है या एम्पलीसिलिन वाली है, क्या है, कोई तो होगी इनमें से, है ना। तो इनमें ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें हो जाता है और जिसमें वो एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती है, बैक्टीरिया किल होने लगता है, तो हम कहते हैं कि हाँ ये वाला बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट था, लेकिन अब क्या हुआ, इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेंट हो गया, टेट्रासाइक्लिन वाली प्रॉपर्टी खो गई। इससे हम पता लगा लेते हैं कि हाँ ये वाली कॉलोनी है। ब्लू एंड व्हाइट स्क्रीनिंग, ये किसके लिए है, लैक जेड जीन के लिए, लैक जेड जीन के लिए, याद रखना, लैक ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन, ये मैंने आपको पढ़ाया है, लैक ओपेरॉन, हाँ मैंने पढ़ाया आपको, देख लेना इसमें। यूजेस बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन, क्या होता है, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस से क्या प्रेजेंट होते हैं एंड ब्लू कॉलोनीज आती हैं, कब आती हैं, जब हमारे पास नॉन रिकॉम्बिनेंट हुआ होता है, मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब कि हमारे पास वेक्टर से क्या नहीं हुआ है, हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं जुड़ा है, क्या नहीं जुड़ा है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारे इंटरेस्ट का जीन है वो नहीं जुड़ा है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए ही नहीं बना है, तो कट कहां लगा होगा, कट लगा ही नहीं है, डीएनए जुड़ा ही नहीं है, तो क्या कलर देगा वो, ब्लू कलर। लेकिन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा तो कलर कैसा देगा, व्हाइट, कैसा कलर देगा, व्हाइट, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट बनने पे, बेस्ड ऑन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। आओ अब क्या, वेक्टर्स फॉर प्लांट एंड एनिमल, अब प्लांट्स के लिए क्या वेक्टर यूज करते हैं और एनिमल के लिए क्या वेक्टर यूज करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेंसी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेंसी, बेटा ये एक प्रकार का बैक्टीरिया था, है ना, ये बैक्टीरिया क्या करता था, डाइकॉट, डाइकॉट प्लांट में, डाइकॉट प्लांट के रूट में, डाइकॉट प्लांट है ये, इसके रूट में क्या कर देता था, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का मतलब क्या, ये कर देता था यहाँ पे ट्यूमर, ट्यूमर, ट्यूमर जनरेट कर देता था, ट्यूमर बना देता था, है ना। तो इसके जो प्लाज्मिड था, उस प्लाज्मिड को हम कहते थे टीआई प्लाज्मिड, क्या कहते थे, टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड, है ना, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। क्या करता था, यहाँ पे एक हमारे पास टीडीएनए होती थी, क्या होता था, टीडीएनए, है ना, ये जीन यहाँ पे होती थी। अब ये क्या करता था, डाइकॉट प्लांट के रूट में ट्यूमर जनरेट कर देता था और इसकी ये जो है प्लांट के जो क्रोमोसोम है इससे जुड़ जाता था जाके, और वहां पे क्या करता था, और वो ट्यूमर जनरेट कर देता था, और वो जो ट्यूमर सेल्स थी वो केमिकल प्रोड्यूस करती थी, वो केमिकल को ये आराम से खाता था, है ना, तो वो इसके लिए यूजफुल होता था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो ट्यूमर जनरेट करने वाली जो जीन थी इसको कट करके हटा दिया, कट करके हटा दिया, और हमने यहाँ पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ दिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ दिया, है ना। अब क्या हुआ, जो हमें डालनी है प्लांट के अंदर वो हम यहाँ लगाएंगे और इसको प्लांट में इन्फेक्शन करा देंगे। अब ये क्या करता था कि प्लांट के डीएनए से जुड़ जाएगा, है ना, और जो हमें चीज चाहिए वो कर देगा। तो हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेंसी ट्रांसफर टीडीएनए, है ना, इसके अंदर टीआई प्लाज्मिड होता है जिसको हमने मॉडिफाइड करके क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज किया। मॉडिफाइड क्या किया, ये जो इसके अंदर जीन थी जो ट्यूमर करती थी उसको हमने हटा दिया था, और क्या मॉडिफिकेशन की थी, ये सिर्फ डाइकॉट प्लांट में जुड़ता था, हमने मॉडिफाइड करके हमने इसको मोनोकॉट प्लांट में भी वेक्टर की तरह यूज करना शुरू कर दिया। अब है रिट्रोवायरस, नाम तो सुना ही होगा, है ना, उल्टा वायरस, रिट्रोवायरस, यूज फॉर एनिमल सेल्स, ये एनिमल सेल्स के लिए यूज करते थे। क्यों यूज करते थे बेटा, ये जो रिट्रोवायरस है ये क्या करता है बेटा, एड्स वगैरह ये सब करता है। ये रिट्रोवायरस क्या करता है कि जो भी है एनिमल की सेल्स से जाके जुड़ जाता है, सेल के डीएनए से, है ना, होस्ट के जीनोम से जुड़ जाता है, होस्ट के जीनोम से इजीली जुड़ जाता है। तो जो इसमें जो पैथोजेनिक जो कंडीशन थी, जो डीएनए जो जीन पैथोजन क्रिएट करती थी, उसको कट करके हमने इसको अपने मतलब के लिए यूज किया, जैसे इसको यूज किया। लेकिन ये यूज किया एनिमल के लिए, ये यूज किया प्लांट के लिए, डिसआर्म एंड यूज्ड एज अ वेक्टर, हमने इसको वेक्टर की तरह यूज किया। अब है प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या क्या प्रोसेस होते हैं जब हम कोई भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं, तो क्या क्या हमें प्रोसेस करने होते हैं। प्रोसेस, सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए करना होता है, ये याद करने, ये प्रोसेस बेटा लर्न करने, लर्न याद, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है, कटिंग डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, कटिंग डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, आइसोलेशन ऑफ डिजायर फ्रेगमेंट। तुमने क्या किया, दिस इज डीएनए, जी मैम, ये हमारे पास क्या बेटा, डीएनए। पहले इस डीएनए को तुमने, ये डीएनए तुमने आइसोलेट किया, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कौन सा डीएनए चाहिए, तुम्हारी जीन ऑफ इंटरेस्ट कहां है, वो डीएनए को आइसोलेट करोगे, फिर इसके टुकड़े टुकड़े करोगे, फिर इसके टुकड़े टुकड़े करोगे। जब टुकड़े किससे करोगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करोगे। अब तुमने इसके टुकड़े कर दिए, अब ये जो फ्रेगमेंट्स मिले, अब उसमें देखोगे कि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट कहां है, यहाँ है,
तो इस जीन को आइसोलेट करोगे, आइसोलेशन ऑफ डिजायर फ्रेगमेंट। उसके बाद क्या करोगे, लाइगेशन इनटू वेक्टर, क्या करोगे, लाइगेशन इनटू वेक्टर। और इसके बीच में क्या करोगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, आइसोलेशन ऑफ डिजायर फ्रेगमेंट थ्रू किसके द्वारा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, याद रखना। उसके बाद ट्रांसफर इनटू होस्ट, होस्ट के अंदर ट्रांसफर करोगे। और यहाँ पे बीच में अगर तुम्हें ज्यादा कॉपीज चाहिए तो तुम क्या करोगे, पीसीआर, एम्पलीफिकेशन बाय पीसीआर करोगे। फिर ट्रांसफर इनटू होस्ट करोगे, देन कल्चरिंग करोगे होस्ट की, उसके बाद प्रोडक्ट एक्सट्रैक्शन करोगे। क्लियर है, ये स्टेप्स आपको याद करने हैं। अब आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, बनाना से डीएनए आइसोलेट भी किया होगा। अब डीएनए इनक्लोज इन मेम्ब्रेन, अब मेम्ब्रेन के अंदर होता है डीएनए, ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर डबल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर हमारे पास डीएनए कैसा ऐसा होता है, डीएनए कहीं क्रोमेटिन के फॉर्म में फ्लोट कर रहा होता है, डीएनए होता है ना। अब आप इस सेल को ब्रेक करोगे, सेल को तोड़ोगे, फिर क्या करोगे तुम, उसके अंदर क्या डालोगे, एंजाइम यूज करोगे। और बैक्टीरियल सेल से तुम्हें डीएनए, बैक्टीरियल सेल का चाहिए तो तुम लाइसोजाइम डालोगे। अगर तुम्हें प्लांट सेल का डीएनए चाहिए तो तुम क्या डालोगे, सेलुलोज डालोगे। अगर तुम्हें फंगस का चाहिए तो तुम क्या डालोगे, काइटिनेज डालोगे। और अगेन तुम्हें अगर एनिमल का भी चाहिए तो तुम काइटिनेज डालोगे, है ना। अब रिमूव आरएनए, रिमूव बाय द आरएनएज। अब ये बेटा, ये जो है न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर खाली डीएनए डीएनए नहीं होगा, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आरएनए भी मिलेगा तुम्हें, इसके अंदर प्रोटीन वगैरह भी मिलेगी और सारी चीजें भी मिलेंगी और सेल भी है। तो तुम क्या करोगे, डीएनए तुम्हें निकालना है और डीएनए भी है, तुम्हें डीएनए चाहिए सिर्फ, तो तुम क्या करोगे, इसको कट करोगे, इसको हटाओगे, इसको हटाओगे। तो आरएनए को कैसे हटाओगे, थ्रू आरएनएज एंजाइम से। प्रोटीन को प्रोटीएज एंजाइम से हटाओगे। डीएनए प्रेसिपिटेट बाय यूजिंग चिल्ड एथेनॉल। उसके बाद ये जो डीएनए है इसके अंदर आप चिल्ड, ठंडी एथेनॉल डालोगे, है ना, उससे वो जम जाएगा, प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे आपको। ये दिख रहा है आपको, ये रे चिल्ड एथेनॉल डालने के बाद ये जो डीएनए के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। प्रेसिपिटेट मतलब थोड़ा जमा हुआ सा पार्ट। यस यस, एंड डीएनए कलेक्ट बाय स्पूलिंग, और डीएनए को बाद में आप स्पूलिंग करके निकालोगे। ये दिख रहा है, इससे हम निकाल रहे हैं स्पूलिंग करके, यू करके। दिस इज डीएनए, कैसे निकाल रहे हैं, स्पूलिंग करके। ये बेटा आपको वर्ड याद रखने हैं, चिल्ड एथेनॉल डाल रहे हैं और स्पूलिंग करके निकाल रहे हैं। ओके अब है कटिंग ऑफ डीएनए एट अ स्पेसिफिक साइट्स बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये आपको बता ही दिया मैंने, है ना। डीएनए इनकॉर्पोरेट विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा एंड चेक यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और अपना डिजायर फ्रेगमेंट कैसे निकालोगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू, जो मैंने आपको बताया था। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है, यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे बेल्स बनी होती है ना, इसमें डीएनए के फ्रेगमेंट्स डालते हैं, यहाँ पे मार्कर्स होते हैं जो उसको मेजर करते हैं, है ना। यू फ्रेगमेंट होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कैथोड लगी होती है, नेगेटिव लगा होता है, कैथोड लगी होती है, यहाँ एनोड होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है। डीएनए नेगेटिव स्ट्रैंड, डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज होता है, तो यहां से नेगेटिव चार्ज डीएनए के फ्रेगमेंट्स को रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, रिपेल करके आगे भेजेंगे। तो जो डीएनए सबसे छोटा होगा, है ना, जो डीएनए के फ्रेगमेंट सबसे छोटा होगा वो ज्यादा फास्ट आगे फर्दर मूव करेगा, है ना, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। और ये क्या होता है, यहाँ पे एग्रोस जेल होता है, क्या होता है, एग्रोस जेल होता है ना। उस एग्रोस जेल के अंदर पोर्स होते हैं, सीवीड से बनता है वो, और उसी के अंदर हम डीएनए को रन कराते हैं। क्लियर। अब वेक्टर, वेक्टर डीएनए ऑल्सो कट, क्या कह रहे हैं, हाँ हाँ, वेक्टर का डीएनए को हम क्या करते हैं, कट करते हैं और उसमें फिर लाइगेट कर देते हैं। डीएनए जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, डीएनए फ्रेगमेंट जॉइंड बाय डीएनए लाइगेज। ओके, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये याद रखना बेटा, पीसीआर हम करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि जब हमें ज्यादा चाहिए होती है तो हम पीसीआर करते हैं। एम्पलीफाइज जीन ऑफ इंटरेस्ट इन विट्रो, विट्रो मतलब हम आउटसाइड बॉडी कर रहे हैं, विट्रो टेस्ट ट्यूब वगैरह में कर रहे हैं, है ना। तो पीसीआर इसकी 1 मार्क्स में आ जाती है, क्या इस क्या एक्सपेंडेड फॉर्म, 1 मार्क्स में कहते हैं कि बताओ इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्यों करते हैं और इसमें क्या क्या चीजों की नीड होती है, हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ज्यादा नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए होते हैं, इसलिए करते हैं। अब इसमें क्या क्या चाहिए, टेम्पलेट डीएनए चाहिए, 2 हमारे पास प्राइमर चाहिए, क्योंकि हमें डीएनए से डीएनए बनाना है, बट प्राइमर नीड होती है, मैं पढ़ा चुकी हूँ ये सब, है ना। और क्या चाहिए हमारे पास, न्यूक्लियोटाइड चाहिए, क्या चाहिए, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट ये चाहिए, ठीक है, डीऑक्सी है उसके आगे, डीएनटीपी चाहिए, एंड टेक पॉलीमरेज बेटा ये एंजाइम है, क्या है, एंजाइम। ये वो एंजाइम है जो हाई टेम्परेचर पे काम करता है। बाकी एंजाइम्स क्या होते हैं बेटा, प्रोटीन होती हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एंजाइम खराब हो जाते हैं, लेकिन ये टेक पॉलीमरेज जो है ये थर्मल वेंट्स वगैरह में मिलता है ना, तो ये हाई टेम्परेचर पे काम कर जाता है एंजाइम। तो थर्मस एक्वेटस बैक्टीरिया का नाम है, इससे हम इसे प्राप्त करते हैं, थर्मस एक्वेटस, याद रखना। अब इसके अंदर 3 स्टेप होते हैं, डीनेचरिंग, एलेनिंग एंड एक्सटेंशन, ठीक है, डीनेचरिंग, एनेलिंग एंड एक्सटेंशन। डीनेचरिंग मतलब ये हमारे पास 2 डीएनए हैं आपस में जुड़े हैं, मतलब 2 स्ट्रैंड, डीएनए तो एक ही है लेकिन उसके 2 स्ट्रैंड आपस में जुड़े हैं। अब मुझे इन दोनों स्ट्रैंड को अलग करना है, क्या करना है, अलग करना है। तो मैं इसको क्या करूंगी, 95 या 94 डिग्री के आसपास इसको हीट करूंगी, तब ये दोनों फ्रेगमेंट अलग अलग हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और अलग अलग हो जाएंगे, है ना। अब उसके बाद एलेनिंग करती हूँ मैं इसकी, है ना। एलेनिंग क्या होती है हमारे पास बताऊंगी 55 डिग्री सेल्सियस पे। अब बेटा ये 5' to 3' होगा,
एंड 3' टू 5' होगा। अब क्या होती है हमारे पास जो पॉलीमराइजेशन होती है वो ऑलवेज क्या होगी, 5' टू 3' डायरेक्शन में होगी ऑलवेज, डीएनए के लिए, ये डीएनए के लिए। तो उससे पहले हमें क्या चाहिए था, प्राइमर। तो हमें प्राइमर चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, प्राइमर। यहाँ पे क्या चाहिए हमें, प्राइमर चाहिए, यहाँ पे प्राइमर, इसको हम बोल रहे हैं एलानिन। उसके बाद एक्सटेंशन, है ना। अब ये पूरा बन जाता है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब ये दोनों अलग हो जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन। क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन। प्रोड्यूस बिलियंस ऑफ कॉपीज, और काफी बिलियंस ऑफ कॉपीज मिलती हैं, ये एनसीईआरटी में गिवन है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास डीएनए है ना। अब इसको हीट किया हमने 94-95 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये डीनेचर हुआ, अलग अलग हुआ। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, प्राइमर चाहिए। क्या चाहिए, प्राइमर। इसको एलेनिन बोला। उसके बाद इसमें हमने क्या डाला, टैग पॉलीमरेज और डीएनए, ये सब डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स ये सब डाले। उसके बाद एक्सटेंशन, ये दो बन गए। अब ये दोनों आपस में अलग हो गए, इसको हमने बोला एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन के बाद क्या कह रहा है कि 30 साइकिल में आपको क्या मिलेंगे, 1 बिलियन 30 साइकिल में आपको 1 बिलियन कॉपीज मिल जाती है एम्पलीफिकेशन में। वैसे तो ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, इसका डायग्राम देख लेना, कई बार हो जाता है। अब क्या है, इंसर्शन इनटू होस्ट सेल। अब ये जो तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, क्या बना तुम्हारा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बना, तुमने प्लाज्मिड में या वेक्टर में तुमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड किया, है ना, ऐड किया। अब ये जो बेटा बना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसको तुम्हें क्या करना है, होस्ट में भी तो डालना है। अब होस्ट में कैसे डालोगे, तो इसके कई मेथड्स है हमारे पास, है ना। पहला होस्ट सेल मेड कॉम्टेंट। अब चलो यहाँ पे मेथड्स क्या है। अब देखो बैक्टीरिया के अंदर डाल रहे हैं तो क्या करेंगे हम, बैक्टीरिया के अंदर डाल रहे हैं तो हम कैल्शियम क्लोराइड और हीट शॉक मेथड यूज करेंगे। क्या करेंगे हम, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है और ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर डालना है हमें। तो यहाँ पे ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसकी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैल्शियम, क्या लगाएंगे, कैल्शियम डाइवैलेंटाइन, कैल्शियम लगाएंगे, कैल्शियम पॉजिटिव। क्यों लगाएंगे, इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमारे पास डीएनए नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये आपस में जुड़ जाएगा, पहली चीज। अब ये जो इसकी वॉल है, इसको हम हीट एंड शॉक मेथड, क्या करेंगे, हीट एंड शॉक। मतलब क्या करेंगे, हम एकदम से इसको हीट करेंगे 45 डिग्री के आसपास और 0 डिग्री पे इसको हम आइस कर देंगे, हीट एंड शॉक। तो जब हीट एंड शॉक करेंगे तो इसकी जो मेम्ब्रेन है ये थोड़ी ऐसे वो हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी। और उतने में ये रिकॉम्बिनेंट, ये जो डीएनए है वो कैल्शियम आयन के साथ अंदर चले जाएंगे, है ना, इन बैक्टीरिया। हीट एंड शॉक मेथड। अब है माइक्रो इंजेक्शन। एनिमल के लिए हम माइक्रो इंजेक्शन यूज कर सकते हैं कि माइक्रो इंजेक्शन से रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम सेल के अंदर डाल दें। दूसरा प्लांट के लिए है बायोलिस्टिक गन या जीन गन, ठीक है, बायोलिस्टिक या जीन गन। ये हम प्लांट के लिए यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के ऊपर टंगस्टन या गोल्ड लगाते हैं। जैसे हम यहाँ लगा रहे क्या है, बैक्टीरिया में क्या लगा रहे, कैल्शियम। लेकिन इसके अंदर, प्लांट के अंदर बायोलिस्टिक जो जीन गन है, इसकी क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के ऊपर हम क्या लगाते हैं बेटा, हम लगाते हैं टंगस्टन या गोल्ड, वो भी पॉजिटिव आयन होते हैं, और उससे हम बम्बारमेंट करते हैं प्लांट पे। क्या करते हैं, प्लांट के सेल पे बम्बारमेंट करते हैं और वो अंदर चले जाते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं। आ जाओ, ओके, एग्जाम हॉट पॉइंट से बेटा आपको जो याद रखने हैं, एग्रोस जेल सीवीड से बनता है ना। और ये और ये किसमें काम आता है, पीसीआर में, है ना। इथीडियम ब्रोमाइड ऑरेंज कलर देता है, कार्सिनोजेनिक होता है। और जब इसको हम इथीडियम ब्रोमाइड हम कहाँ डालते हैं, एग्रोस जेल के ऊपर डालते हैं, और यूवी लाइट के पड़ने पे ऑरेंज कलर देता है, तब हमें दिखता है फ्रेगमेंट्स ऑरेंज कलर के, है ना। स्मॉलर डीएनए फास्टर मूवमेंट, ये आपको याद रखनी है कि टुवर्ड्स एनोड पे मिलेगा हमारे पास। क्यों, क्योंकि वहां क्या है, पॉजिटिव चार्ज। पीसीआर 322 वेक्टर याद रखना है, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, खासली क्या कह रही हूँ मैं, खास लिख रही हूँ। व्हाइट कॉलोनीज मतलब क्या है, रिकॉम्बिनेंट बन गया, और ब्लू दिख रहा है मतलब रिकॉम्बिनेंट नहीं बना, ये याद रखना। चलो अब कुछ क्वेश्चन है बेटा, हम करेंगे क्वेश्चन। आ जाओ बेटा, चलो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव एग्रोस जेल टुवर्ड्स किसकी तरफ, कैथोड्स की तरफ। आंसर इज ए, डीएनए मूव्स टुवर्ड्स एनोड। ए कृष्णा गलत बोल दिया मैंने, इसमें एनोड बी होगा, है ना। डीएनए मूव्स टुवर्ड्स द एनोड ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, बिकॉज क्यों एनोड की तरफ जाता है, क्योंकि एनोड क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। एनोड क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है स्मॉलर फ्रेगमेंट्स मूव, कहां मूव करेगा, फास्टर, बी, कैसे, फास्टर। Agarose used in gel electrophoresis is obtained from seaweed. Answer is seaweed. Agarose gel किससे बनता है, seaweed से। DNA fragments are visualized gel electrophoresis by, कब दिखता है हमें, जब हम उसमें क्या डालते हैं, इथीडियम ब्रोमाइड। Answer is C. Ethidium bromide stain DNA is visualized under UV lights. Answer is C. Good. Cutting and extraction of desired DNA fragments from gel is called elution, B.
ठीक है, इल्यूजन, इल्यूट आउट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लोनिंग वेक्टर? क्या क्लोनिंग वेक्टर नहीं है? बैक्टीरियोफाज, वायरस, राइबोसोम, डी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द फंक्शन ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, क्या फंक्शन है उसका? वो क्या करता है? कंट्रोल कॉपी नंबर्स, सी। सेलेक्टेबल मार्कर्स हेल्प इन, क्या सेलेक्ट करने में? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन आर प्रेजेंट इन पीवीआर 322? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट कौन सी थी? एम्पसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, आंसर इज सी। इंसर्शनल ऑफ ओरिजिन डीएनए इनटू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, इंसर्शनल ऑफ ओरिजिन डीएनए इनटू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो क्या करेगा? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, क्या करेगा? सी, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज इन ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग, कहां? लेक्साइजीन। रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज इन ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग आर, रिकॉम्बिनेंट है ना बेटा, रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या है? कि ये हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है। क्या बन गया है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज है, तो क्या कलर देंगी? व्हाइट कलर देंगी। क्या कलर देंगी? व्हाइट कलर देंगी, क्योंकि वहां पे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया है। किसका बेटा? लेक्साइजीन का, सेलेक्टेबल मार्कर का। ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग इज बेस्ड ऑन इनएक्टिवेशन ऑफ व्हाट? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, सी, क्योंकि ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बन रहा एंजाइम। टीआई प्लाज्मिड इज एसोसिएटेड विद, टीआई प्लाज्मिड किससे एसोसिएट होता है बेटा? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेंसिस, सी। पीसीआर स्टैंड फॉर, किस लिए है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम यूज इन पीसीआर, कौन सा एंजाइम यूज करते हैं? डीएनए लाइगेज यूज करते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं? नो। टेक पॉलीमरेज एंजाइम यूज करते हैं, सी, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे वही काम करता है। और वो कहां से हम प्राप्त करते हैं? थर्मस एक्वेटस, किससे? थर्मस एक्वेटस। ओके, टेक पॉलीमरेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे? ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मस एक्वेटस। पीसीआर इन्वॉल्व्स हाउ मेनी मेंटेन स्टेप्स? 3 स्टेप्स, कौन कौन से? डीनेचरिंग, एलनिंग एंड व्हाट? एक्सटेंशन। मेकिंग बैक्टीरियल सेल कॉम्पिटेंट इज डन यूजिंग बाय कैल्शियम क्लोराइड, बी। हीट शॉक ट्रीटमेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गिवन एट, किस डिग्री पे होता है? 42 डिग्री, आंसर इज सी। जीन गन मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड बायोलिस्टिक, बी। और ये किसके लिए होता है? फॉर प्लांट, किसके लिए होता है? प्लांट। और इसमें हम क्या करते हैं? रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए होता है उसके ऊपर क्या लगाते हैं? टंगस्टन या फिर गोल्ड। लाइसोजाइम्स इज यूज्ड टू आइसोलेट डीएनए फ्रॉम, किससे? किससे यूज करते हैं हम? किससे निकालेंगे हम? बैक्टीरिया से, बैक्टीरियल सेल, डी। डीएनए इज प्रेसिपिटेटेड ड्यूरिंग आइसोलेशन बाय यूजिंग चिल्ड एथेनॉल, सी। Next question, collection of DNA is a thread-like structure is called spooling, B. Clear? Very good, very good. क्या बात है? अच्छा बेटा, तो हम क्या बात कर रहे हैं? ऑब्टेनिंग द फॉरिजन जीन प्रोडक्ट। हमने क्या कर लिया? हमने आइसोलेशन ऑफ डीएनए भी कर लिया, फिर हमने अपना डिजायर फ्रेगमेंट जीन ऑफ इंटरेस्ट भी ले लिया, एम्प्लीफिकेशन भी कर लिया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कर ली, रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बना लिया, होस्ट में भी डाल दिया। अब हमें क्या करना है? उसको ग्रो करना है ना? तो ऑब्टेन फॉरिजन जीन प्रोडक्ट आफ्टर द इंसर्शन ऑफ फॉरिजन डीएनए इनटू होस्ट, इट मल्टीप्लाइज, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे हम बैक्टीरिया के अंदर डाले, चाहे प्लांट के अंदर, चाहे एनिमल के अंदर। एम क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या करे? प्रोडक्शन ऑफ डिजायर प्रोटीन, वो डिजायर प्रोटीन बनाए। फॉरिजन जीन मस्ट बी एक्सप्रेस्ड अंडर द सूटेबल कंडीशन, वो खुद को एक्सप्रेस करे। प्रोटीन प्रोड्यूस इन अ heterologous host is called recombinant protein। क्या मतलब है इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमने recombinant DNA बनाया। अब recombinant DNA से क्या बनेगा? जब इसको जोड़ दिया तो ये एक्सप्रेस करेगा, तो क्या बनाएगा? पहले RNA बनाएगा, है ना? RNA से ये क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। अब बेटा इस प्रोटीन को हम बोल रहे हैं क्योंकि recombinant DNA से प्रोटीन बनी है, तो इसको हम बोलेंगे recombinant protein। इनिशियली ग्रो एट स्मॉल स्केल, हम स्टार्टिंग में लैब में ग्रो करते हैं, उसके बाद हम क्या यूज करते हैं? हम बड़े बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे ग्रो करते हैं। प्रोडक्शन, प्रोटीन एक्सट्रैक्टेड एंड प्यूरिफाइड यूजिंग बाय सेपरेशन टेक्निक्स। ओके, ये सब हमारे पास फैक्ट्रीज में, कंपनियों में काम होते हैं, है ना? अब क्या है? लार्ज स्केल हमें प्रोडक्शन करना है, तो हमें क्या क्या चाहिए? रिक्वायर मेडिसिन के लिए चाहिए, मेडिसिन यूज के लिए, इंडस्ट्रियल डिमांड के लिए चाहिए, है ना? और क्या है? सेल्स ग्रोन इन, सेल्स कहां ग्रो की जाएंगे? हमें वो बायोरिएक्टर्स, जो मैंने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में कराए थे, बायो फर्मेंटर्स होते हैं, उसमें फर्मेंटेशन करते थे बड़े स्केल पे। यहाँ पे वही बायोरिएक्टर्स कहला रहे हैं, बड़े बड़े स्केल पे हम ग्रो कर रहे हैं, है ना? तो उसको हमने बोला बायोरिएक्टर्स, जहां हम ये ग्रो कर रहे हैं।
कंडीशन क्या है? टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, पीएच मेंटेन होना चाहिए, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, ये सब मेंटेन होना चाहिए कि इतनी मात्रा में हमें पीएच देना है, इतनी मात्रा में टेम्परेचर चाहिए और इतनी ही मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए। बायोरिएक्टर्स वेसल्स होते हैं बेटा, वेसल्स इन विच ऑर्गेनिज्म आर ग्रोन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। कैसी कंडीशन? कंट्रोल्ड कंडीशन, है ना। मोस्ट कॉमन टाइप, दो प्रकार के टैंक होते हैं, मोस्ट कॉमन है स्ट्राइड टैंक और एक होता है स्पर्ज स्ट्राइड टैंक, दो प्रकार के, है ना। एक स्ट्राइड है और एक स्पर्ज। स्पर्ज स्ट्राइड टैंक, उसमें क्या होता है? उसमें ऑक्सीजन ज्यादा देते हैं, बस इतना ही फर्क है, उसमें ऑक्सीजन ज्यादा चल जाती है। ओके अब क्या है फीचर्स ऑफ स्ट्राइड टैंक बायोरिएक्टर्स? क्या है? सिलेंड्रिकल होते हैं विद कर्व बेस। इसका डायग्राम मैं लाई हूं, नहीं लाई हूं पता नहीं, नहीं लाई हूं मैं डायग्राम इसका, एनसीईआरटी में प्रॉपर गिवन है, आप देख सकते हो, ठीक है। साथ में इस तरफ दे रखा है स्ट्राइड टैंक और इस तरफ दे रखा है स्पर्ज स्ट्राइड टैंक, दोनों दे रखे हैं। तो उसमें क्या होता है? सिलेंड्रिकल होता है, एग्रीगेटर सिस्टम होते हैं जो मिक्स कर रहे होते हैं, है ना। और क्या होता है? ऑक्सीजन डिलीवरी होती है उसके अंदर, फॉर्म कंट्रोलर होते हैं, फॉर्म को कंट्रोल करने के लिए जहां कंट्रोलर पीएच कंट्रोल की जाती है, टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है ना, एंड सैंपलिंग पोर्ट्स होते हैं। चलो अब क्या है? स्पर्ज, दूसरा टैंक ये है, वो पहला था, ये दूसरा स्पर्ज स्ट्राइड टैंक बायोरिएक्टर। स्टेराइल एयर होती है इसके अंदर, स्टेराइल एयर बबल्स थ्रू द मीडियम में बनते हैं, है ना। अब इंक्रीज, यहाँ पे ऑक्सीजन सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो ऑक्सीजन ट्रांसफर इंक्रीज हो जाती है, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, इंप्रूव्स माइक्रोबियल ग्रोथ, और माइक्रोबियल की ग्रोथ भी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी तो माइक्रोब्स ज्यादा अच्छे से ग्रो करेंगे। आओ अब डाउन स्ट्रीमिंग एंड प्रोसेस। अब वहां हमने जब ग्रो कर लिया बड़े बड़े स्केल पे, बड़े बड़े फर्मेंटर्स में, वेसल्स में, फर्मेंटर्स नहीं कहेंगे क्योंकि फर्मेंटेशन नहीं हो रही है, हम बोलेंगे बायोरिएक्टर, है ना। जब बड़े बड़े हमने लेवल्स पे ग्रो कर लिया तो उसको हम निकाल के क्या करेंगे? प्रोसेस एंड डाउन स्ट्रीमिंग एंड प्रोसेस। तो उसको हम क्या कर रहे हैं? प्यूरिफाई कर रहे हैं। प्रोसेस आफ्टर द बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोडक्ट, तो सेपरेशन करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मुलेट विद द प्रिजर्वेटिव्स फॉर ड्रग्स, क्लिनिकल ट्रायल्स एंड स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल्स टेस्टिंग, ये सब वेरीज फ्रॉम द प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। अब उसका क्या कैसे यूज होगा वो सब प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है ना। उसके बाद ट्रायल्स वगैरह होते हैं। अब ये है पीवाईक्यूज। क्या है बेटा? पीवाईक्यूज। तो क्या है? व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए? 2019 में आया है। क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए? याद कर लेना, एक मार्क का क्वेश्चन है। नेम द एंजाइम यूज्ड टू डीएनए फ्रेगमेंट को जोड़ने के लिए यूज करते हैं, डीएनए लाइगेज, एक नंबर का, 2018 में आया है। Why does DNA move towards the anode? एनोड की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज और एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, तो उसको अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर? ठीक, 2020 में आया है, एक मार्क्स का है। नेम द बैक्टीरिया फ्रॉम विच टैग पॉलीमरेज इज ऑब्टेन। क्या बैक्टीरिया था? थर्मस एक्वेटस, एक नंबर में आया, 2022 में आया। नेम द सिलेक्टेबल मार्कर्स, कृष्णा, नेम द सिलेक्टेबल मार्कर्स जीन पीवीआर 322। तो इसमें सिलेक्टेबल मार्कर क्या थे? एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, दो थे, 2017 में आया है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। Why is origin of replication essential in a cloning vector? क्यों जरूरी है? क्योंकि वो क्या करता है? उसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेटिंग पावर होती है। प्रॉपर लिखोगे, 2 नंबर का है ना, 2019 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन? मैंने बहुत ढंग से बताया है, आपको भी ढंग से बताना है, ढंग से लिखना है, ठीक। 2018 में आया है। राइट द 2 फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। ओआरआई साइट होनी चाहिए, उसके पास 3 बताया है, सिलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए और रिस्ट्रिक्शन साइट्स शुड बी प्रेजेंट ऑन सिलेक्टेबल मार्कर। तो ये बहुत अच्छे से बता दो कि 2020 में आया, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या हुआ? यहाँ क्लास होगी बेटे? आनी चाहिए, इधर उधर हो रही है, देखो बच्चे गए हैं। Why is इथिडियम ब्रोमाइड used in जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? इथिडियम ब्रोमाइड क्यों करते हैं? ताकि हमें डीएनए के फ्रेगमेंट्स दिख जाएं, है ना। चलो इन यूवी लाइट के उसमें, और कैसा कलर देते हैं? लाइट ऑरेंज कलर, 2017 में। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन स्टेप्स इन पीसीआर। 3 स्टेप्स मैंने बताए, वो प्रॉपर एक्सप्लेन करने डायग्राम भी बना सकते हो, मैंने कहा था ना, 2022 में आया है। डीनेचरिंग एलिनिंग एक्सटेंशन। एक्सप्लेन ब्लू एंड व्हाइट स्क्रीनिंग टेक्निक, 3 नंबर का है, 2020 में 19 में आया, ध्यान रखना। राइट द 3 फंक्शंस ऑफ स्ट्राइड टैंक, मैंने कई सारे बताए हैं, देख लेना, 2021 का क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द प्रोसेस एंड सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। तो प्रॉपर बता दोगे कैसे हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से कैसे करते हैं। डिस्क्राइब पीसीआर एज अ क्लोनिंग वेक्टर, 2020 में आया है, ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने तुम्हें बताया, तुम भी बताओगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द प्रोसेस इन्वॉल्व इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या प्रोसेस है? डिस्क्राइब करो, है ना, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम यूज करते हैं। तो ये स्टेप्स है जो आपको कराई है, देख लेना, 2022 का बोर्ड का क्वेश्चन है, सीबीएसई का, ध्यान रखना, ठीक। तो बेटा अब जाके यहाँ पे आपका ये चैप्टर होता है कृष्णा। अब आपको यहाँ पे चैप्टर क्या होता है? कंप्लीट, है ना। और बेटा मैंने इसमें कितने ही कम तो मैंने आपको 45 से 50 के आसपास तो मैंने आपको एमसीक्यूज कराए होंगे, है ना। और उसके बाद 20 या 25 आसपास मैंने आपको पीवाईक्यू कराए हैं, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो क्लास होती है यही कंप्लीट। खाना पीना खाएं, खुश रहें, ठीक।